अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। जाती हुई सर्दी सेहत के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं होती और यही फार्मूला हर मौसम पर मुंतबिक है। सियाने कहते हैं कि मौसम कोई भी हो, इसकी आमद अपने साथ बीमारियां भी लेकर आती है, लिहाजा एहतियात ज़रूरी है और मौसम की रुखसती सेहत और तंदुरुस्ती की पैगाम्बर होती है। चुनाचे से दिल खोलकर इस्तेफादा करना चाहिए। वो माह फरवरी का वक्त था। मौसम सरमा रुखसत हुए गुलाबी ठंडक छोड़ गया था और वो भी चंद दिन की मेहमान थी। मैं थाने में बैठा हस्ब मामूल रोज़मर्रा के काम निपटा रहा था कि 3 अफराद मुझसे मिलने आ गए। इनकी आमद की इतला कांस्टेबल सैफुल्लाह ने मुझ तक पहुंचाई थी। मलिक साहब, लाहौर से 3 बंदे आए हैं, कांस्टेबल ने बताया। इनमें 2 का ताल्लुक अपने ही डिपार्टमेंट से है। वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। इन दिनों मेरी तैनाती ज़िला गुजरानवाला के एक थाने में थी। लाहौर मेरे थाने से महज 40 मील और लगभग 1 घंटे की मुसाफत पर था। मैंने सैफुल्लाह से कहा, इन्हें फ़ौरन मेरे पास भेजो। आइंदा 1 मिनट के अंदर अंदर वो तीनों मेरे सामने कुर्सियों पर बैठे हुए थे। रस्मी अलेक सलेक के बाद इनमें से एक ने सबका तारुफ कराते हुए कहा, मलिक साहब, मैं सब इंस्पेक्टर बशारत हूँ और ये मेरे साथ कांस्टेबल हनीफ है। उसने अपने पहलू में मौजूद बैठे हुए शख्स की जानिब इशारा करते हुए बताया, जबकि ये हमारे मोअज़्ज़िज़ साथी अली अहमद हैं। अली अहमद और दोनों पुलिस वाले इस वक्त अवामी लिबास में थे। सब इंस्पेक्टर की बात मुकम्मल होने पर मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मलिक साहब, हमें आपकी मदद और ताउन दरकार है, सब इंस्पेक्टर ने गहरी संजीदगी से कहा। हम लाहौर के एक रिहायशी की तलाश में यहाँ आए हैं। मैंने कांस्टेबल को बुलाकर मेहमानों के लिए चाय पानी और बिस्किट वगैरह लाने को कहा। फिर अपने सामने बैठे हुए सब इंस्पेक्टर से पूछा, आपको किसकी तलाश है और वो भी मेरे इलाके में? मैं तफसील जानना चाहूँगा और जहाँ तक मेरी मदद और ताउन की बात है तो आप मुझे पेश पाएंगे। बताएं, मामला क्या है? सब इंस्पेक्टर ने अली अहमद नामी शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप शुरू करें। अगर कोई बात रह गई तो वो मैं मलिक साहब को खुद बता दूंगा। थानेदार साहब, अली मोहम्मद बराह रास्त मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, मेरे एक दोस्त मियाँ नज़ीर ने किला दीदार सिंह के चौधरी हक नवाज से 50 एकड़ ज़रई ज़मीन खरीदी थी। मियाँ नज़ीर इस ज़मीन पर फलों के बागात लगाना चाहता था और इसी सिलसिले में वो कई बार लाहौर से किला दीदार सिंह आ भी चुका था। 1 मिनट, मैंने किता कलामी करते हुए कहा, अली मोहम्मद, आप अपने दोस्त मियाँ नज़ीर का जिक्र करते हुए माजी का सीगा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं इसी तरफ आ रहा था, वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, मियाँ साहब, आखिरी बार जब किला दीदार सिंह ज़िला गुजरानवाला आए थे तो फिर वापस नहीं गए। ओह, ये कब की बात है? मैंने तशवीश भरे लहजे में इस्तफसार किया। मियाँ नज़ीर आखिरी मरतबा 8 फरवरी को यहाँ आए थे, अली मोहम्मद वजाहत करते हुए बोला। वो जब भी किला दीदार सिंह आए तो शाम में वापस लाहौर ज़रूर चले गए, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। 8 फरवरी की रात जब वो अपने घर नहीं पहुंचे तो इनकी बीवी नरगिस परेशान हो गई। अगली सुबह वो मेरे पास आई और मियाँ साहब की अदम मौजूदगी के बारे में बताया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए मैं भी फिक्रमंद हो गया। मैंने नरगिस से कहा कि वो आज का दिन यानी 9 फरवरी तक अपने शौहर का इंतज़ार करे। अगर मियाँ नज़ीर वापस नहीं आए तो मैं खुद 10 फरवरी को किला दीदार सिंह जाकर मियाँ साहब की खबर लूँगा। मैं 10 फरवरी की सुबह लाहौर से एक बस में बैठकर गुजरानवाला आने के लिए रवाना हो गया। गुजरानवाला के बस स्टैंड से मैंने एक टांगा पकड़ा और चौधरी हक नवाज से मिलने सीधा किला दीदार सिंह पहुंच गया। इसके बाद क्या हुआ, आपको यकीन नहीं आएगा थानेदार साहब। वो बात अधूरी छोड़कर अजीब सी नज़र से मुझे तकने लगा। इसी वक्त कांस्टेबल मेहमानों की खातिर तवाज़े के सामान के साथ कमरे में दाखिल हुआ। जब कांस्टेबल अशिया खुर्दोनोश को मेज़ पर सजाने के बाद वापस चला गया तो मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मगर पहले ताम बादस कलाम और फिर काम। जब इन तीनों के मुंह और हाथ हरकत में आ गए तो मैंने अली मोहम्मद की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपकी बात का यकीन कर लूँगा, आप बताएं क्या हुआ था?
10 फरवरी को जब मेरी मुलाकात चौधरी हक नवाज से हुई तो उसने ये कहकर मुझे हैरान कर दिया कि वो किसी मियाँ नज़ीर को नहीं जानता और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी 50 फीट ज़मीन फ़रोख्त नहीं की। 50 एकड़ ज़रई अराज़ी को बेच डालना तो ऐसा ही है कि इंसान ज़मीन पर खड़े होकर आसमान का सौदा करने का तसव्वुर करे। हाँ, ये तो चौधरी ने बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाई और अली मोहम्मद से पूछा, फिर आपने क्या किया? मेरे पास वापसी के सिवा कोई चाराकार नहीं था, सो मैंने लाहौर जाने वाली बस पकड़ी और घर आ गया। इसने बताया, मैंने ये तो सुन रखा है कि कोई जमींदार अपनी जान तो दे सकता है मगर ज़मीन बेचने के बारे में सोचने को भी वो गुनाह समझता है। और दूसरी जानिब मियाँ साहब थे जिन्होंने कभी मुझसे गलत बयानी नहीं की। क्या आपने अपने गुमशुदा मियाँ नज़ीर के पास 50 एकड़ अराजी की मिल्कियत के कागजात वगैरह देखे थे? मैंने एक अहम सवाल किया। जी बिल्कुल देखे थे, वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला। जब उन्होंने मुझे बागात के लिए 50 एकड़ ज़मीन की खरीदारी के बारे में बताया तो मैं इनके घर गया था। इस रोज़ मियाँ साहब और भाभी नरगिस से मेरी खासी तवील मुलाकात हुई थी। इसी दौरान में मियाँ साहब ने मुझे ज़मीन की खरीदारी के पक्के कागजात भी दिखाए थे। मैं रात का खाना इनके साथ खाने के बाद ही वापस आया था। ये तो हो गया 10 फरवरी का अहवाल, मैंने अली मोहम्मद की आंखों में देखते हुए कहा। और आज है फरवरी की 12 तारीख। मैं जानना चाहूँगा कि कल यानी 11 फरवरी को आप क्या करते रहे हैं? मियाँ साहब के ज़्यादा रिश्तेदार नहीं हैं, अली मोहम्मद ने बताया। पहली बीवी मरहूम सफ़िया बीवी से इनका सिर्फ एक ही बेटा है जिसका नाम शफीक है। शफीक अरसा दराज से फ्रांस के शहर मार्से में सेटल है। वो मार्से में एक रेस्टोरेंट चलाता है और उसने एक फ्रांसीसी लड़की से शादी कर रखी है। मियाँ साहब की दूसरी बीवी भाभी नरगिस हैं। नरगिस से उन्होंने 2 साल पहले शादी की है। अभी इनकी औलाद नहीं है। ये तो हो गई मियाँ साहब की मुख्तसर सी फैमिली। वो सांस संभार करने की कद से रुका और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला। दोस्त, अहबाब और दीगर मेल मिलाप वाले लोगों का हल्का भी महदूद है। मैंने कल शाम तक हर जानने वाले से पूछताछ कर ली लेकिन कहीं से भी मियाँ साहब की अच्छी या बुरी खबर ना मिली। चुनाचे में नरगिस भाभी को साथ लेकर थाने पहुंचा और मियाँ साहब की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। हम इसी सिलसिले में आपके पास आए हैं, सब इंस्पेक्टर बशारत ने ठहरे हुए लहजे में कहा। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कार्रवाई ज़रूरी थी। हमारे इंचार्ज साहब ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि आपको सूरत हाल से आगाह कर सकूं। इस पूरे मामले के साथ किला दीदार सिंह के चौधरी हक नवाज का नाता जुड़ा हुआ है और किला दीदार सिंह आपके थाने की हुदूद में भी आता है। ये सारा तफ्तीशी प्रोग्राम आपकी निगरानी ही में किया जाएगा। मैं और कांस्टेबल हनीफ आपके साथ साथ रहेंगे, वो भी इस सूरत में जबकि आपको कोई एतराज़ ना हो। बसूरत दीगर हम दोनों अली मोहम्मद के साथ ही वापस लाहौर चले जाएंगे। तमाम मालूमात आपको फराहम कर दी गई हैं। जब आप मियाँ नज़ीर का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएं तो हमें बता दीजिएगा। नंबर 1, मुझे आप दोनों के यहाँ रुकने पर बल्कि आपके साथ अली मोहम्मद के भी क़याम पर कोई एतराज़ नहीं, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। आप लोगों के लिए मंजी बिस्तरे और खाने पीने का मुनासिब बंदोबस्त कर दिया जाएगा। आप जब तक चाहें मेहमान बनकर यहाँ रह सकते हैं। नंबर 2, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक आसूदा सांस खारिज की और फिर इजाफा करते हुए कहा, आप लोगों की फराहम करदा मालूमात अधूरी हैं, मैं इनसे मुतमईन नहीं हूँ। मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है और चंद दस्तावेजी सबूत भी चाहिए होंगे। चौधरी हक नवाज पर पक्का हाथ डालने के लिए ये सब ज़रूरी है। आप हमसे जो भी सवाल करेंगे हम उसका 16 आने दुरुस्त जवाब देंगे। सब इंस्पेक्टर ने गहरी संजीदगी से कहा। लेकिन दस्तावेजी सबूत वाली बात मेरी समझ में नहीं आई मलिक साहब, मैं समझाता हूँ, मैंने रसान भरे अंदाज में कहा। अली मोहम्मद ने बताया है कि उसने मियाँ नज़ीर के पास 50 एकड़ ज़रई ज़मीन की मिल्कियत के कागजात देखे हैं, जो इस अमर का सबूत है कि चौधरी हक नवाज ने अपनी 50 एकड़ ज़रई अराज़ी मियाँ नज़ीर के हाथ फरोख्त की है। इस कानूनी दस्तावेज में मज़कूरा ज़मीन की कीमत भी दर्ज होगी। मुझे वो कागजात चाहिए होंगे। ज़मीन के कागजात मियाँ साहब के घर ही में होंगे, अली मोहम्मद ने कहा। मैं भाभी नरगिस से वो कागजात लाकर आपको दिखा सकता हूँ। मैंने खुद पढ़ा था, इन कागजात में इस ज़मीन की फ़ी एकड़ कीमत 1000 रुपये लिखी हुई थी। यानी 50 एकड़ अराजी को ख़रीदने के लिए आपके मियाँ साहब ने चौधरी हक नवाज को 50,000 रुपये अदा किए थे। मैंने बेयकीनी से अली मोहम्मद की तरफ देखा और पूछा, मियाँ नज़ीर करता क्या है?
मेरा मतलब है कि इसका जरिया आमदनी क्या है। आजकल 50,000 रुपये में एक ढंग की मोटरसाइकिल नहीं आती और मैं इस रकम की अदायगी पर हैरत का इजहार कर रहा हूँ, तो इस पर आपको ज़्यादा हैरानगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह आज से बरसों पहले का ज़माना था। एक आम मजदूर की तनख्वाह फीकस 40 रुपये माहाना हुआ करती थी, जिसमें से वो बचत भी कर लेता था, और इसका सबब यह था कि ज़िंदगी बहुत आसान और खुशगवार थी। 1 तोला सोना 50 रुपये में मिल जाता था, बकरे का गोश्त 2 रुपये सेर और गंदुम 3 रुपये की मन भर मिलती थी, और चावल 5 रुपये मन में फरोख्त होते थे। एक मुतवस्सित 6 अफराद के कुनबे के लिए महीने भर का राशन 20 रुपये में आ जाता था। इस लिहाज से ज़राई एकड़ की फ़ी एकड़ 1000 रुपये बहुत ज़्यादा कीमत थी, और इसीलिए मैं चौंका था। मियाँ साहब की उधर लाहौर में ब्रैंडवर्थ रोड पर मियाँ मैकेनिकल वर्क्स के नाम से अपनी दुकान है, अली मोहम्मद ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जहां ट्यूबवेल, मोटरों और मशीन से मुतालिक हर किस्म का सामान फरोख्त होता है। मैंने मियाँ साहब से कहा भी था कि बागात के लिए तो 5 एकड़ ज़मीन भी काफ़ी थी, और आपको लाहौर के गिरदोनवा में बआसानी मिल भी सकती थी। इतनी दूर जाकर एक भारी सरमायाकारी करने की क्या ज़रूरत थी? मेरे सवाल के जवाब में वो मुस्कुराकर बोले थे, ये बात आप नहीं समझ सकते। आपका अंदाज़ा तो बिल्कुल दुरुस्त है कि 5 से 10 एकड़ में बेहतरीन बागात लगाए जा सकते हैं। 25 और 50 एकड़ के मंसूबे तो कमर्शियल इदारे लगाते हैं, जिनकी फैक्ट्रियों में तैयार होने वाली प्रोडक्ट्स पूरे मुल्क में सप्लाई होने के अलावा बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। लेकिन मैं इस अमाउंट पर हैरत ज़दा हूँ जो मियाँ साहब ने चौधरी साहब को अदा किया था। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मेरे ख्याल में इस वक्त उम्दा किस्म की ज़राई ज़मीन में 1 एकड़ 200 रुपये फ़ी उसमें मिल जाती है। इस मोटे हिसाब के मुताबिक 50 एकड़ ज़मीन 10,000 रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तुम लोग जो बता रहे हो, अगर वो सच है तो फिर मैं यही कहूँगा कि चौधरी हक नवाज ने मियाँ नज़ीर को लूट लिया था। मलिक साहब, इस वक्त सबसे अहम मसला मियाँ साहब की गुमशुदगी का है, सब इंस्पेक्टर ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा। हमें ज़मीन की महंगी खरीदो फरोख्त की बहस में पड़ने की बजाय मियाँ नज़ीर की बाजियाबी के लिए कोशिशें करने पर होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि मैं वही कर रहा हूँ, मैंने सपाट आवाज़ में कहा। मियाँ नज़ीर को बाजियाब करने की कोशिश में हम चौधरी हक नवाज ऑफ किला दीदार सिंह और इसकी 50 एकड़ ज़मीन को कतन नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसी ज़मीन को ख़रीदने के लिए मियाँ नज़ीर लाहौर और गुजरानवाला के दरमियान चक्कर लगाता रहा है। 8 फरवरी वाले यानी आखिरी चक्कर के बाद वो वापस अपने घर नहीं पहुंचा, तो हमें अब अपनी तफ्तीश का दायरा चौधरी हक नवाज से ही शुरू करना होगा। लेकिन चौधरी हक नवाज तो मियाँ नज़ीर से अपनी कुल्ली अजनबियत का इजहार कर चुका है। सब इंस्पेक्टर बशारत ने एक अहम पॉइंट की जानिब इशारा किया। बेशक, मैंने एएसआई के चेहरे पर निगाह जमा कर कहा, लेकिन वो मुकम्मल नाशनासाई अली मोहम्मद के इस्तफसारात के जवाब में थी। लेकिन आप जानते हो, हम पुलिस वालों की तफ्तीश का अंदाज बकरी टाइप का होता है। चौधरी हक नवाज कोई आम देहाती तो नहीं है कि आप जब चाहें उसे उठाकर हवालात पे बंद कर दें। बशारत ने कहा, मैंने अर्ज़ किया है ना कि मैंने चौधरी पर मजबूत हाथ डालना है। अगर वो मियाँ नज़ीर के ग़याब में मुलव्विस है तो मेरी गिरफ्त से निकल नहीं पाएगा, और इस मकसद के हुसूल के लिए मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके अली मोहम्मद की जानिब देखा और ठोस अंदाज में इजाफ़ा कर दिया। मुझे 50 एकड़ ज़राई अराज़ी की फ़रोख्त होने वाली दस्तावेज़ात चाहिए, जो मियाँ नज़ीर के घर में कहीं रखी होनी चाहिए। आपकी ये बात मेरी समझ में आ गई है मलिक साहब, सब इंस्पेक्टर मेरे दलाइल से कायल होते हुए बोला। मेरे ख्याल में हम तीनों को फ़िलहाल लाहौर वापस चले जाना चाहिए। आपके पास गुमशुदगी के इस केस की कच्ची रिपोर्ट तो दर्ज हो ही चुकी है। आप मियाँ नज़ीर की तलाश का काम शुरू कर दें। मैं भी 4 रोज़ बाद दोबारा यहाँ आकर ताज़ा तरीन हालात मालूम कर लूँगा। फिर अली मोहम्मद की जानिब देखते हुए बोला, आप वो कानूनी दस्तावेज़ात कब तक मलिक साहब के हवाले कर सकते हैं? देखें जी, वो कागजात मेरे पास तो हैं नहीं कि मैं कल ही मलिक साहब की खिदमत में पेश कर दूं। अली मोहम्मद माकूलियत का मुजाहरा करते हुए बोला, मैं आज किसी वक्त नरगिस भाभी से बात करता हूँ। वो जब मज़कूरा दस्तावेज़ात मेरे हवाले कर देंगी
तो मैं वो बाहिफाजत लेकर यहाँ चला आऊँगा। अगर नरगिस अपने खाविंद की बाजियाबी में दिलचस्पी रखती है तो इसे पहली फुर्सत में ये काम करना होगा। सब इंस्पेक्टर ने जज्बात से आरी लहजे में कहा। अगर पुलिस से अदम ताउन किया तो हम FIR खारिज करके मियां नसीर की तलाश से हाथ उठा लेंगे। आपकी क्या मसरूफियात हैं अली मोहम्मद? मैंने मियां नसीर के दोस्त से इस्तफसार किया। जनाब, लाहौर में हमारा किताबों और कागज़ों का कारोबार है, उसने बताया। हम लोग दादा जान के ज़माने से काम कर रहे हैं। कबीर स्ट्रीट में हमारी एक बड़ी दुकान है जिसमें स्कूल कॉलेज के नसाब के अलावा दीनी किताबें भी होती हैं। मैं अपने वालिद साहब के साथ दुकान पर बैठता हूँ। हम प्रिंटिंग पेपर के भी होल सेलर हैं। हमारी दुकान में 2 मुलाजिम भी काम करते हैं। ठीक हो गया, मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। इसका मतलब है कि अगर आप एक आध दिन के लिए दुकान की तरफ ना भी जाएं तो इससे आप लोगों का कारोबार मुतासिर नहीं होगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं जनाब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपको 2 दिन देता हूँ, मैंने अली मोहम्मद की आंखों में देखते हुए कहा। आप मियां नसीर की बीवी को समझा बुझाकर वो कागजात निकलवाएं और इन्हें मुझ तक पहुँचा दें। अगर नरगिस इस बात के लिए राज़ी ना हो तो इस सूरत में मुतालिका थाना चाहे दर्जशुदा रिपोर्ट को खारिज कर दे, मगर मैं कार्रवाई करने से बाज नहीं आऊँगा। कोई रिपोर्ट निजी हो या महज ज़बानी, मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। फिर मियां नज़ीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट मेरे जहन में दर्ज हो चुकी है। सब इंस्पेक्टर बशारत ने उलझन ज़दा लहजे में पूछा। इसका क्या मतलब हुआ मलिक साहब? मतलब बिल्कुल साफ है, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर डालते हुए कहा। मैं अपने तौर पर मियां नज़ीर की गुमशुदगी की तलाश का काम जारी रखूँगा और इससे दस्तबरदार नहीं हूँगा। और इस मकसद के हुसूल के लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़े मैं ज़रूर जाऊँगा। वो तीनों हैरत भरी नज़रों से मुझे तकने लगे। इनकी आंखों से छलकते तासुरात से यही लगता था कि इनके सामने इंसान नहीं कोई और ही मखलूक बैठी हो। सब इंस्पेक्टर बशारत सरसराती हुई आवाज़ में बोला। हमारे इंचार्ज साहब ने आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहा था कि आप अपनी नौयत के बड़े मुनफरिद थानेदार हैं। इनफरादियत का मतलब है मामूल से हटकर और आम लोगों से मुख्तलिफ, मैंने कहा, और इसके हुसूल के लिए लगे बंधे तौर तरीकों से बगावत करना पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कारकर्दगी पर औसत का ठप्पा ना लगे तो फिर पराए फड्डे में टांग फंसाकर तकलीफ का लुत्फ उठाना पड़ेगा। जब तक आप दूसरे लोगों से अलग कुछ नहीं करोगे तो कौन आप पर ध्यान देगा? सब इंस्पेक्टर अकीदत और एहतराम की निगाह से मुझे देखने लगा। 13 फरवरी की दोपहर अली मोहम्मद एक बार फिर मेरे सामने बैठा हुआ था। वो खाली हाथ नहीं आया था। नरगिस ने पुलिस से ताउन का मुजाहरा करते हुए 50 एकड़ अराजी की खरीदारी के सिलसिले में तैयार की जाने वाली कानूनी दस्तावेजात इसके हवाले कर दी थी। वो इन कागजात को मेरी जानिब बढ़ाते हुए फखरिया लहजे में बोला। मैंने आपका काम कर दिया थानेदार साहब। शाबाश, मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखते हुए कहा। वाकई आप मियां नज़ीर के सच्चे और पुरखुलूस दोस्त हैं और चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द मियां साहब को ढूंढ निकालूं। बिल्कुल यही बात है मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। दरअसल भाभी नरगिस मियां साहब की गुमशुदगी से बहुत परेशान हैं, इसीलिए उन्होंने फ़ौरन ये दस्तावेज़ निकाल कर मुझे दे दी। वो तो मेरे साथ आने की भी ज़िद कर रही थी, लेकिन मैं राज़ी नहीं हुआ। मैंने भाभी से कहा कि मैं पहले आपसे पूछ लूं, अगर आपने इजाज़त दी तो मैं फिर उन्हें भी यहाँ ले आऊँगा। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं नरगिस से मुलाकात ज़रूर करूँगा, मैंने उसके हाथ से वो कागजात लेते हुए कहा। इस तरह नई बातें सामने आएंगी जो मियां नसीर की तलाश में मददगार साबित होंगी। चंद बातें तो भाभी ने मुझे बताई भी हैं, वो मुतदिल अंदाज में बोला। इस दौरान में मैंने दस्तावेजात का मुतालिया और मुशाहिदा शुरू कर दिया था, लिहाजा उसने जल्दी से इजाफा कर दिया। आप पहले इन कागजात का जायज़ा ले लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने बगौर इन कागजात का मुआयना किया और मुझे 1-2 मकाम पर किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। बाज़ दस्तखत जाली थे और एक आध मोहर में भी नकलीपन साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अली मोहम्मद की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, ये 50 एकड़ ज़मीन के असली कागजात नहीं हैं। लगता है आपके दोस्त के साथ धोखा किया गया है। मेरे अंदाजे के मुताबिक किसी ने घर में बैठकर ये नकली दस्तावेज़ तैयार की है। मज़ीद तसल्ली के लिए मैं पटवारी
और दूसरे लोगों को भी ये कागजात दिखाऊंगा और रजिस्ट्री ऑफिस में भी चेक करूंगा कि इस किताए अराजी के इंतकाल का कोई रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं। अगर चौधरी ने ज़मीन बेची थी तो फिर इसका रिकॉर्ड लाजमी मिल जाएगा। मलिक साहब, आप दफ्तरी जांच पड़ताल तो होती रहेगी, अली मोहम्मद ने कहा, लेकिन चौधरी हकनवाज तो किला दीदार सिंह में मौजूद है। अगर वाकई ये कागजात बोगस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मियां नज़ीर के साथ चौधरी ने फ्रॉड किया है। आप फौरी तौर पर चौधरी हकनवाज से पूछताछ तो कर सकते हैं ना। लम्हाती तवक्कुफ के बाद उसने एक गहरी सांस ली, फिर याद दहानी कराने वाले अंदाज में बोला, आपने वादा किया था कि अगर मैं 50 एकड़ अराजी की मिल्कियत के कागजात ले आऊं तो आप चौधरी हकनवाज पर पक्का हाथ डालेंगे। मैं अपने वादे पर कायम हूँ, मैंने ठोस लहजे में कहा। हम अभी किला दीदार सिंह की तरफ जाने वाले हैं। चौधरी से जो भी बात होगी वो आपके सामने ही होगी, लेकिन ये नुक्ता ज़हन नशीन कर लें कि मैंने ड्रामाई अंदाज में रुककर उसकी आंखों में देखा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए इजाफा कर दिया, इन कागजात के नकली साबित होने से ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि मियां नज़ीर के साथ एक संगीन धोखा करके किसी शख्स ने 50,000 रुपये हथिया लिए हैं। अगर वो किसी चौधरी हकनवाज ही है तो इस तक रसाई हासिल करने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा और वो मैं ज़रूर करूँगा। आपको इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। समझ गया जनाब, वो जल्दी से बोला। तो फिर बताएं, नरगिस ने आपसे कौन सी अहम बातें की हैं। 2 बातें हैं मलिक साहब, वो वजाहत करते हुए बोला। मियाँ साहब की दुकान पर एक देरीना वफादार मुलाजिम काम करता है। इस मुलाजिम का नाम सुधीर है। मियाँ साहब सुधीर पर अंधा एतमाद करते थे। सुधीर की ज़बानी नरगिस भाभी को पता चला है कि चौधरी हकनवाज का एक मुलाजिम ख़ास इरशाद मियाँ साहब की दुकान से ट्यूबवेल और मोटरों वगैरह का सामान लेने आता था। मियाँ साहब की इरशाद से दोस्ती हो गई थी और वो पहली बार इरशाद के साथ ही किला दीदार सिंह आए थे। जल्द ही मियाँ साहब और हकनवाज में गहरी दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो गए। इसके बाद मियाँ साहब महीने में 1-2 बार किला दीदार सिंह का चक्कर लगाने लगे थे। चौधरी ने मियाँ साहब के अंदर काश्तकारी का शौक़ पैदा कर दिया था। इसी शौक़ का नतीजा था कि वो 50 एकड़ ज़मीन चौधरी से ख़रीद कर इस पर बागात लगाने वाले थे, मगर फिर वो अचानक गायब हो गए। और दूसरी बात, मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। मियाँ साहब प्रोफेसर उल्वी पर बहुत भरोसा करते थे, अली मोहम्मद ने बताया। वो कोई भी नया काम शुरू करने से पहले प्रोफेसर साहब से ज़रूर मशवरा करते थे। नरगिस भाभी का कहना है कि प्रोफेसर साहब ने फलों के बागात लगाने के हवाले से मियाँ साहब की न सिर्फ तायद की थी बल्कि ये भी कहा था कि इस कारोबार में इन्हें बहुत फ़ायदा होगा। प्रोफेसर उल्वी क्या बेचते हैं, मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। अली मोहम्मद सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मेरी बात उसके पल्ले नहीं पड़ी थी। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि प्रोफेसर साहब कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाते हैं और वो किस मजमून में महारत रखते हैं। वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने वाले प्रोफेसर नहीं हैं मलिक साहब, वो जल्दी से बोला। वो एक आमिल कामिल बाबा हैं। इधर भाटी गेट में इनका आस्थाना है। समझ गया, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। वो फराडिस्तान यूनिवर्सिटी से फारिगुत तहसील एक गड़बड़ घोटाला प्रोफेसर हैं जो सादा लो अफराद को उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। मेरे इस तुच्छ तबसरे पर अली मोहम्मद ने कोई ख्याल आराई नहीं की। आपके बताए हुए ये दोनों किरदार लाहौर में रहते हैं, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। 2 रोज़ बाद मुझे अपने एक साथी काम से लाहौर का चक्कर लगाना है। तब आपके अलावा मियाँ नज़ीर की बीवी नरगिस, इसके मुलाजिम सुधीर और इसके पीरो मुर्शिद प्रोफेसर उल्वी से भी मुलाकात हो जाएगी। इस दौरान मैं ज़मीन के कागजात की हकीकत का भी पता चलाता हूँ। और चौधरी हकनवाज, उसने बात नामुकम्मल छोड़कर उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। 1 घंटे के बाद हम चौधरी की हवेली में होंगे, मैंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा। अली मोहम्मद के चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। आइंदा 10 मिनट में मैंने एक टांगा मंगवाया और अली मोहम्मद के साथ टांगे में बैठकर किला दीदार सिंह की जानिब रवाना हो गया। कांस्टेबल गफूर अहमद भी हमारे हमरा था। मेरा थाना जीटी रोड जनरल ट्रंक रोड पर लारी अड्डे के साथ वाक़ था। ये इलाका शेखुपुरा रोड भी कहलाता था। रावलपिंडी से लालपुर फैसलाबाद की तरफ जाने वाली बसें इसी मोड़ पर जीटी रोड को छोड़कर आगे बढ़ जाती थीं। शेखुपुरा लालपुर से पहले आ जाता था, इसीलिए ये मोड़ शेखुपुरा मोड़ के नाम से मशहूर हो गया था।
किला शेखुपुरा की अपनी एक तारीख है, जुर्म और सज़ा की सनसनी खेज कहानियों से भरी हुई। इस ज़माने के सर्वे के मुताबिक सूबे पंजाब में जुराइम के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर दो ही इलाके थे, उकाड़ा और किला शेखुपुरा। रास्ते भर अली मोहम्मद से मेरी बातचीत का सिलसिला जारी रहा था, जिससे मुझे मालूम हुआ कि वो लाहौर के एक पुराने इलाके किशन नगर में रहता था। गुमशुदा मियाँ नज़ीर की रिहाइश शादमान कॉलोनी में थी। इन दोनों की दोस्ती की उम्र 15 साल थी। इस नोयत की हल्की फुल्की गुफ्तगू के दौरान में ही राहबाली, गखड़ मंडी वगैरह से गुजरकर किला दीदार सिंह पहुंच गया। चौधरी हक नवाज ने हमारा पुरतबाक इस्तकबाल किया और हमें पुरानी तर्ज तामीर की सजी सजाई आलीशान बैठक में बिठा दिया। चौधरी की उम्र 50 के करीब थी। यह हमारी पहली मुलाकात थी, ताहम मुझे उसके बारे में बुनियादी मालूमात हासिल थीं, जिनमें सबसे अहम बात यह थी कि बड़े चौधरी रम नवाज के इंतकाल के बाद दोनों भाइयों में ज़मीन और जायदाद का बंटवारा हो गया था। अगरचे चौधरी हक नवाज इस अलहदगी के हक में नहीं था, लेकिन छोटे भाई चौधरी अली नवाज ने ऐसा रोला डाला कि बड़ा भाई यानी हक नवाज मजबूर हो गया था। बंटवारे के बाद अली नवाज ने अपनी रिहाइश के लिए नई हवेली तामीर करवा ली थी और आबाई पुरानी हवेली हक नवाज के हिस्से में आई, जिसकी बैठक में इस वक्त हम बैठे हुए थे। रस्मी अलग सलेक के बाद चौधरी हक नवाज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, मलिक साहब, ये जो लाहौरी बंदा आपके साथ आया है, मैं सबसे पहले इसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बाकी बातें बाद में। चौधरी की बात सुनकर अली मोहम्मद ने चौंक कर पहले चौधरी को और फिर मुझे देखा। इसके चेहरे और आंखों में उलझन के सिवा कुछ भी नहीं था। मैंने अली मोहम्मद की इस उलझन और बेचैनी को नज़रअंदाज करते हुए चौधरी से कहा, आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं चौधरी साहब, लेकिन आपको इस शुक्रिया की वजह भी बताना पड़ेगी, क्योंकि अली मोहम्मद को तवक्को नहीं थी कि आप इस किस्म की कोई बात करेंगे। इनके तासुरात ने मुझे भी गहरी सोच में डाल दिया है। ज़रूर, क्यों नहीं, चौधरी ने मोतदिल अंदाज में कहा। फिर अली मोहम्मद की तरफ देखते हुए तशक्कुराना लहजे में बोला, भाई, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मलिक साहब के थाने में मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसकी तफ्तीश के लिए इन्हें आपके साथ यहाँ आना पड़ा और इसी बहाने मलिक साहब से मेरी मुलाकात हो गई। इससे पहले मैंने सिर्फ इनका नाम ही सुना था। आपकी शिकायत की बरकत से आज इनका दीदार भी हो गया। फिर वो रूए सुखन मेरी जानिब मोड़ते हुए बोला, मलिक साहब, इतनी वजाहत काफ़ी है ना? वजाहत तो काफ़ी से भी ज़्यादा है चौधरी साहब, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मुझे भी आपसे मिलकर बेहद खुशी हो रही है, लेकिन एक बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अली मोहम्मद की सिमत इशारा करते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, अली मोहम्मद के दोस्त मियाँ नज़ीर के गुमशुदगी की रिपोर्ट लाहौर के मुतालिका थाने में दर्ज कराई गई है। एक रोज़ पहले अली मोहम्मद आपसे मिलकर गया था और आपने किसी मियाँ नज़ीर को पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद ही अगले रोज़ लाहौर के थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। कल इस थाने से 2 पुलिस वाले अली मोहम्मद को साथ लेकर मेरे पास आए थे, ताकि मैं मियाँ नज़ीर की तलाश में इनकी मदद करूं। मैंने इन लोगों की कहानी को पूरी तवज्जो से सुना और कहा कि 50 एकड़ अराजी की खरीद के हवाले से जो कानूनी दस्तावेज़ात तैयार की गई हैं, वो मुझे लाकर दिखाएं। इसके बाद ही मैं कार्रवाई करूंगा। आज अली मोहम्मद वो कागजात ले आया है, इसीलिए मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ चौधरी साहब। मेरे आखिरी जुमले ने चौधरी को चौंका दिया। ये तो आपने बहुत नेक काम किया है मलिक साहब, वो सताइशी नज़र से मुझे तकते हुए बोला, जिन कागजात की मौजूदगी में मुझे अपनी सफाई पेश करने में आसानी हो जाएगी। पहले मैं आपके खाने के लिए बंदोबस्त करता हूँ, बातें तो होती ही रहेंगी। इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है चौधरी साहब, मैंने जल्दी से कहा। आज मैंने डबल नाश्ता किया हुआ है और मैं भी फुल हूँ। मेरी देखा देखी अली मोहम्मद ने कहा, मलिक साहब, क्या हुआ जो आज से पहले हमारी मुलाकात नहीं हुई? मैंने आपकी मुकम्मल जानकारी रखी हुई है, वो मायना खेज अंदाज में बोला। आप सुबह जल्दी उठने के आदी हैं, फजर की नमाज के फ़ौरन बाद आप नाश्ता करते हैं, इसलिए आपका डबल नाश्ता अगर ट्रिपल भी होता तो अब तक इसकी बाकियात भी पेट में मौजूद नहीं होंगी। और रहे अली अहमद साहब, तो जिस बस ने आपको गुजरानवाला से यहाँ पहुँचाया है, इस बेचारी का तो अपना फ्यूल टैंक फुल नहीं रहा होगा, फिर आपका कैसे रह सकता है? चौधरी हक नवाज के दलाइल के सामने हम खामोश हो गए। सबसे पहले चौधरी ने,
हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया और हम जब लंच से फारिग हो गए तो चौधरी ने इन कागजात का जायज़ा लेने के लिए कहा जो अली मोहम्मद लाहौर से अपने साथ लेकर आया था। चंद लम्हात की खामोशी के बाद उसने मेरे ख्यालात की तायद में दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुना दिया। मलिक साहब, ये कागजात एकदम नकली हैं, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अगर आपको मेरी बात का यकीन ना आए तो आप डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर रिकॉर्ड चेक कर लें। आपको इस बात का कोई सबूत नहीं मिलेगा कि मैंने किसी मियाँ नज़ीर के हाथों अपनी 50 एकड़ ज़राई अराज़ी फ़रोख्त की है या किसी मियाँ नज़ीर ने मुझसे मज़कूरा अराज़ी ख़रीदी है। सिर्फ रजिस्ट्री ऑफिस ही नहीं, मैं पटवारी और कानून गो से भी इस मामले की छानबीन कराऊंगा, मैंने रसानियत भरे लहजे में कहा। लेकिन फ़िलहाल मैं ये जानने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ कि आपने किस बुनियाद पर इन कागजात को जाली करार दिया है। एक से ज़्यादा वजूहात हैं, वो पुरसोच अंदाज में बोला। आप नंबरवार बताते जाएं चौधरी साहब, मैंने कहा। मैं इसी गरज से चलकर आपके पास आया हूँ, आप मुझे हमतन गोश्त समझें। मेरे इन अल्फाज पर अली मोहम्मद भी सीधा होकर बैठ गया। बात सबूत के साथ हो तो मज़ा भी आता है। चौधरी भी उठकर खड़ा होते हुए बोला, मैं 10 मिनट में हाजिर होता हूँ मलिक साहब, फिर हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। चौधरी के बैठक से निकलने के बाद अली मोहम्मद ने मुझसे पूछा, चौधरी कहाँ चला गया? आपने शायद इसकी बात पर तवज्जो नहीं दी, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। मेरे ख्याल में वो कोई ऐसी शय लेने गया है जो उसे सच्चा साबित कर सकती हो। जी ठीक है, लेकिन वो क्या शय हो सकती है, ये तो इसकी वापसी पर ही पता चलेगा। इसके बाद अली मोहम्मद ने मुझसे मजीद कोई सवाल नहीं किया। चंद मिनट के बाद चौधरी हक नवाज एक फ़ाइल उठाए हुए लौट आया। वो दोबारा उसी सोफे पर बैठ गया जहाँ से वो उठ कर गया था। फिर मज़कूरा फ़ाइल मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोला, मलिक साहब, इस फ़ाइल के अंदर दर्जन भर ऐसे अहम कानूनी कागजात लगे हुए हैं जिनमें से हर एक पर मेरे दस्तखत मौजूद हैं। आप इन दस्तखत को इस दस्तावेज़ पर मौजूद मेरे दस्तखत के साथ मिलाकर देखें, फ़र्क आपको साफ नज़र आ जाएगा और वो फ़र्क आप इस लाहौरी बंदे को भी दिखाएं। मैंने चौधरी की फरमाइश पूरी करने में बमुश्किल 2 मिनट सर्व किए, फिर इसकी तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, आप ठीक कहते हैं चौधरी साहब, 50 एकड़ ज़राई अराज़ी वाली दस्तावेज़ पर मौजूद आपके दस्तखत इन फाइल वाले कागजात से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ जनाब, को ठहरे हुए लहजे में बोला। नंबर 1, जो कागजात आप अपने साथ लेकर आए हैं इन पर नज़र आने वाले मेरे दस्तखत जालसाजी की मुँह बोली तस्वीर हैं। किसी बदनीयत शख्स ने मेरे दस्तखत की नकल करने की कोशिश ज़रूर की है, मगर इसे इस मज़मूम मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता वो मियाँ नज़ीर नामी किसी शख्स को बेवकूफ़ बनाने में ज़रूर कामयाब रहा है। नंबर 2, इस दस्तावेज़ में ज़राई अराज़ी की फ़ी एकड़ जो कीमत दर्ज है वो होशरुबा और नाकाबिल यकीन है। ज़मीन की कीमत को इस ऊंचाई तक पहुँचने में अभी 20 से 25 साल लग सकते हैं। नंबर 3, सोचने की बात यह है कि अगर फलों के बागात से होने वाली आमदनी और दूसरी फसलों से ज़्यादा हो तो मेरे दिमाग में सबसे पहले बागात लगाने का ख्याल आना चाहिए। नंबर 4, यह हकीकत आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि असलन ज़मींदार शख्स अपनी ज़मीन को बढ़ाने के लिए तो 24 घंटे मुसलसल सोच सकता है, मगर ज़मीन को फ़रोख्त करने का ख्याल भूले से भी उसके दिमाग में नहीं घुस सकता, और वो भी किसी गैर ज़मींदार शख्स के हाथ ज़मीन फ़रोख्त करने का। मुझे ये तो अपने ही सीने पर मूंग तलने वाली बात है ना। बात को अधूरा छोड़कर उसने एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए जज्बाती लहजे में बोला, मलिक साहब, 3 साल पहले जब अब्बा जी जिंदा थे तो हमारे पास कुल 300 एकड़ आला दर्जे की ज़राई अराज़ी थी। अब्बा जी की इस दुनिया से उठते ही किसी बदख्वाह की हमें नज़र लग गई। अब्बा जी के चहलम के बाद छोटे भाई अली नवाज ने एक तनाज़ा खड़ा कर दिया। वो ज़मीन जायदाद की तकसीम का मुतालबा करने लगा। मैंने हत्तुल इम्कान इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। उसने वाज़े अल्फाज में कह दिया कि मेरे साथ नहीं रह सकता। मेरी औलादों और बड़ी हद तक उनकी माँ का भी दावा है कि चौधरी अली नवाज अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है। इसके अंदर नादरा की किसी बात को टालने या इससे इनकार करने की जुर्रत नहीं है, और ये बंटवारे वाला फितना नादरा ही का जगाया हुआ है। मैं इस मौजू पर वक्त बर्बाद करने के बजाय आपको नंबर 5वीं और आखिरी अहम बात बताना चाहता हूँ।
हमारी 300 एकड़ ज़राई अराजी हम दोनों भाइयों में 150 एकड़ तकसीम हो गई। तो अली नवाज इस जिद पर उतर आया कि हवेली के भी 2 हिस्से होंगे। मैं इस आबाई हवेली की तकसीम के हक में नहीं था। मैंने वाज़े अल्फाज में अली नवाज से कह दिया कि यह हवेली तो मैं अपने पास ही रखूँगा, तुम इसके बदले में थोड़ी सी ज़मीन ले लो। उसने मेरी इस तजवीज़ से इत्तेफाक करते हुए कहा कि अगर मैं अपनी 150 एकड़ अराजी में से 50 एकड़ इसे दे दूं तो वो हवेली वाले मामले से दस्तबरदार हो जाएगा। मैंने हवेली को बचाने के लिए अपने छोटे भाई का मुतालबा तस्लीम कर लिया। यह हवेली जिसमें इस वक्त आप बैठे हुए हैं, मैं इसका बिला शिरकत गैर मालिक व मुख्तार हूँ। इसके अलावा ज़राई अराजी के नाम पर मेरे पास सिर्फ 100 एकड़ ज़मीन बची है। क्या आपकी नज़र में मैं इतना बड़ा अहमक हूँ कि अपनी 100 एकड़ अराजी में से 50 एकड़ ज़मीन किसी मियाँ नज़ीर के हाथों फ़रोख्त कर दूंगा? मुझे अंदाज़ा तो था, मगर आपसे मुलाकात के बाद यकीन हो गया है कि आपकी ज़ात हर नौइयत के शख्स से बालातर दिखाई देती है। लेकिन इसके बावजूद भी 2 बड़े मसले अपनी जगह पर सर उठाए हुए खड़े हैं। कौन से 2 मसले? चौधरी ने आंखें सुखेड़ कर सवाल किया। अव्वल, किसी चालबाज शख्स ने नकली कागजात थमाकर मियाँ नज़ीर से 50,000 रुपये बटोर लिए हैं। वो जो कोई भी है उसका ताल्लुक किला दीदार सिंह ही से है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। और दोयम, 8 फरवरी को जब मियाँ नज़ीर यहाँ आया तो फिर वो वापस लाहौर नहीं गया। 5 दिन गुजर जाने के बावजूद भी वो लापता है। अगलब इम्कान इस बात का है कि वो यहीं कहीं गायब हुआ है या इसे ज़बरदस्ती गायब कर दिया गया है। मैं इस इम्कान पर यूँ भी जोर दे रहा हूँ कि मियाँ नज़ीर के साथ धोखाधड़ी का ये वाक़या आप ही के इलाके में पेश आया है। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका भी इलाका है मलिक साहब। वो होंठों पर मायनाखेज़ मुस्कुराहट सजाकर बोला। बल्कि आपका कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि आपके थाने की हुदूद में किला दीदार सिंह के अलावा भी दर्जन भर गाँव देहात आते हैं। बाकी जहाँ तक आपके बयान करदा मसाइल का ताल्लुक है तो मैं इसमें एक अपने ज़ाती मसले का इजाफा करना चाहूँगा। आपका मसला? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जी बिल्कुल, वो इस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं आपके थाने में इस नामुराद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता हूँ जिसने जाली दस्तखत करके मेरा नाम और मेरी साख को ख़राब करने की कोशिश की है। मैं जल्द से जल्द इस फ्रॉड शख्स को जेल की दीवारों के पीछे देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं आपकी ये इंतहाई जायज़ ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी कर दूंगा चौधरी साहब, मैंने तशफ़ी भरे लहजे में कहा। समझ लें कि आपकी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी। इसके बाद हम इस मौजू पर मज़ीद बातचीत करते रहे। फिर अचानक मैंने कहा, चौधरी साहब, क्या आपकी हवेली में काम करने वाले लोगों में इरशाद नाम का कोई बंदा भी मौजूद है? मैंने सरसरी अंदाज में सवाल किया। उसने मोहताज नज़र से मुझे देखा और जवाब दिया, हाँ है। मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? खैरियत तो है ना? पूछताछ और जांच पड़ताल करते रहना हम पुलिस वालों की खुट्टी में होता है जनाब, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। अभी तक तो सब खैरियत ही है, आपको किसी फिक्र में पड़ने की ज़रूरत नहीं। बस इतना बता दें कि क्या ट्यूबवेल और दीगर मोटरों का सामान वगैरह लाने के लिए आप इरशादी को लाहौर भेजा करते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा है मलिक साहब, वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। इस किस्म के काम इरशाद ही के ज़िम्मे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आप अचानक इरशाद के बारे में बात करने क्यों लगे हैं। चौधरी के इस्तरार से लबरेज इस्तफसार को यकसर नज़रअंदाज करते हुए मैंने पूछा, आप इरशाद पर किस कदर भरोसा करते हैं? वो मेरा साल का आजमाया हुआ मुलाजिम है, इसलिए मैं इस पर एतमाद करता हूँ। वो शख्सदा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। आखिर बात क्या है? क्या आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूँगा चौधरी साहब, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए गंभीर अंदाज में कहा। लापता मियाँ नज़ीर की दुकान पर सुधीर नाम का एक देरीना वफादार मुलाजिम काम करता है। इसके बयान के मुताबिक आपका मुलाजिम इरशाद इनकी दुकान से सामान लेने लाहौर आया था। इरशाद ने पहले मियाँ नज़ीर से दोस्ती की, फिर वो मियाँ साहब को अपने साथ यहाँ लाने लगा। इस तरह आप और मियाँ साहब के बीच खुशगवार ताल्लुकात कायम हो गए और मियाँ साहब अक्सर आपसे मिलने किला दीदार सिंह आने लगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, वो जोश भरे अंदाज में बोला। वो बंदा सुधीर गलत बयानी कर रहा है। आपने मियाँ नज़ीर की दुकान का नाम क्या बताया था? मियाँ मैकेनिकल वर्कर्स, मैंने ठोस अंदाज में जवाब दिया और मज़ीद कहा,
یہ دکان لاہور کے برانڈ ورتھ روڈ پر واقع ہے۔ ارشاد بھی برانڈ ورتھ روڈ ہی سے سارا سامان لاتا ہے۔ چودھری نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، مگر میاں مکینیکل ورک سے نہیں بلکہ نواب ٹیوب ویل سے۔ میرے پاس نواب ٹیوب ویل والوں کی درجنوں رسیدیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہو تو میں آپ کو وہ رسیدیں بھی ابھی لا کے دکھا سکتا ہوں۔ مجھے آپ پر تو کامل بھروسہ ہے چودھری صاحب۔ میں نے رسیدیں دکھانے کی منع کر دیا اور کہا کہ مجھے یہ رسیدیں دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر میں ان افراد پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ اور اعتماد نہیں کر سکتا، چاہے وہ آپ کے کتنے ہی وفادار کیوں نہ ہوں۔ یہ معاملہ گمشدہ میاں نذیر کا ہے۔ میں نے باشکاف الفاظ میں کہا، لہٰذا آپ ایک دن کے لیے ارشاد کو میرے حوالے کر دیں۔ وہ کس لیے؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کیا آپ اس پر کسی قسم کی سختی کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں، میں نے قطعی انداز میں کہا۔ وہ 2 روز بعد مجھے کسی اور کام سے لاہور جانا ہے۔ میں ارشاد کو اپنے ساتھ میاں مکینیکل ورک پر لے جا کر سدھیر کے سامنے کھڑا کروں گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ آپ کا یہ تفتیشی منصوبہ مجھے پسند آیا ملک صاحب۔ چودھری ستائشی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا جب جی چاہے ارشاد کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ میں نے پرتکلف لذیذ کھانے اور بھرپور تعاون کے لیے چودھری حق نواز کا شکریہ ادا کیا۔ پھر ہم لوگ اس کی حویلی سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں علی محمد نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، چودھری تو خاصا سلجھا ہوا اور سمجھدار انسان ہے۔ ابھی تک تو مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، میں نے گول مول سا جواب دیا۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ علی نواز خاموش ہو گیا۔ میں نے راستے ہی میں جنرل بس اسٹینڈ سے اسے لاہور جانے والی بس میں سوار کرا دیا اور کانسٹیبل کے ساتھ تھانے واپس آ گیا۔ آئندہ 2 دن بعد میں نے قلعہ دیدار سنگھ، جنرل بس اسٹینڈ، ٹانگا اسٹینڈ اور دیگر مقامات پر مختلف لوگوں سے پوچھ تاچھ کی۔ ایک سادہ لباس پولیس اہلکار کو میں نے قلعہ دیدار سنگھ کے اندرونی حالات و واقعات کی خبر گیری پر مامور بھی کیا۔ چودھری حق نواز نے تو میاں نذیر سے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کر دیا تھا، لیکن علی محمد، نرگس اور سدھیر کا یہی خیال تھا کہ میاں نذیر کا قلعہ دیدار سنگھ آنا جانا تھا۔ لیکن اگر میاں نذیر چودھری حق نواز کے پاس نہیں آیا کرتا تھا تو پھر اس نے چودھری کو اس معاملے میں ملوث کیوں کیا؟ اور کیا پتہ کہ وہ کبھی دیدار سنگھ آیا ہی نہ ہو؟ یہ اور اس سے جڑے ہوئے دیگر سوالات کے جوابات تلاش کرنا بہت ضروری تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ انہی 2 روز میں نے رجسٹری آفس جا کر اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ 50 ایکڑ زرعی اراضی والے ان کاغذات کا کوئی ریکارڈ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ 101% نقلی دستاویزات تھی جو کسی خاص مقصد کے تحت تیار کی گئی تھی۔ 16 فروری کی صبح میں چودھری حق نواز کے ملازم خاص ارشاد کو اپنے ساتھ لے کر لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ لاہور پہنچ کر سب سے پہلے میں نے اپنا ذاتی کام نپٹایا، پھر اس تھانے کا رخ کیا جہاں میاں نذیر کی گمشدگی کی رپورٹ 11 فروری کو درج کرائی گئی تھی۔ تھانہ انچارج مشتاق باجوہ مجھے پہچانتا تھا۔ اس نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور رسمی الیگ سلیگ کے بعد پوچھا، ہم نے جو کیس آپ کے سپرد کیا تھا اس میں کوئی پیش رفت ہوئی؟ میں آج اسی سلسلے میں یہاں آیا ہوں، میں نے متحمل انداز میں جواب دیا۔ 2-3 بندوں سے ضروری ملاقاتیں کرنا ہے۔ ویسے میں نے چودھری حق نواز اور میاں نذیر کی بیوی نرگس کے فراہم کردہ 50 ایکڑ زرعی اراضی والے کاغذات کا آپریشن کلین اپ کر ڈالا ہے۔ وہ دستاویزات ایک دم بوگس ہے اور اس پر موجود چودھری حق نواز کے دستخط بھی جعلی ثابت ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں رجسٹریشن آفس میں مذکورہ زمین کی خرید و فروخت کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں کہ کسی شاطر شخص نے چودھری حق نواز کے کندھے پر بندوق رکھ کر اس چالاکی سے چلائی ہے کہ میاں نذیر کے 50,000 روپے گئے کھو کھاتے میں اور چودھری نواز کا نام خراب ہوا۔ اس کے علاوہ اور میاں نذیر، مشتاق باجوہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی معنی خیز انداز میں بولا، وہ بندہ بھی کہیں غائب ہو گیا ہے۔ اگر میاں نذیر زندہ ہے تو میں بہت جلد اسے آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا باجوہ صاحب، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ہی میں ارشاد کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے چودھری حق نواز کے خادم خاص کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ
गुमशुदा मियां नसीर के देरीना मुलाजिम सुधीर का ये बयान सामने आया है कि चौधरी हक नवाज का बंदा इरशाद उसकी दुकान से ट्यूबवेल का सामान लेने आया करता था और इरशाद की मियां नज़ीर के साथ दोस्ती हो गई थी और इरशाद मियां नसीर को अपने साथ गुजरानवाला के नवाही कस्बे किला दीदार सिंह घुमाने के लिए ले गया था। इसके बाद मियां और चौधरी हक नवाज में भी दोस्ती हो गई थी, लेकिन चौधरी हक नवाज और इरशाद ऐसे किसी भी वाक्य से वाकिफ नहीं थे। चौधरी ने मुझे बताया था कि उसका मुलाजिम ट्यूबवेल और मोटरों वगैरह का सारा सामान नवाब ट्यूबवेल नामी एक और दुकान से लिया करता था, जो कि ब्रैंडवुड रोड पर वाक़ थी। ब्रैंडवुड रोड पर मियां नज़ीर की भी दुकान मौजूद थी। मैं समझता हूँ कि इरशाद और सुधीर का सामना करने से ये मामला काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है बाजवा साहब? हमें इस पर अमल करना चाहिए या नहीं? आप बहुत दूर की कौड़ी लाए हैं मलिक साहब, वो सोचती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला। आपकी हिकमत अमली मुझे बहुत पसंद आई है और मौजूदा हालात में मुझे भी चौधरी हक नवाज बेकसूर ही नज़र आ रहा है। अगर चौधरी ने मियां को ज़मीन की फ़रोख्त के सिलसिले में बेवकूफ़ बनाया होता तो वो अपने मुलाजिम को गवाही के लिए कभी भी आपके साथ नहीं भेजता। वो सांस संवार करने की गर्ज से रुका और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, आपको इस मिशन के लिए मेरे थाने के स्टाफ से जितने लोग चाहिए आप अपने साथ ले जा सकते हैं। मैं आपकी कामयाबी के लिए पुरुम्मीद और दुआ गो रहूँगा। मैं इस केस को अपने हिसाब से ही लीड करना चाहता हूँ। मैंने थाना इंचार्ज की आंखों में देखते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। बाजवा साहब ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं मलिक साहब, आपकी आमद मेरे दफ्तर में रजिस्टर हो चुकी है। मेरी जानिब से आपको फ्री हैंड है, लेकिन चाय और केक खाने के बाद मैं आपको यहाँ से उठने दूंगा। ये तो आपकी मोहब्बत है बाजवा साहब, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपके खातिर आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। आधे घंटे के बाद मैं थाने से निकला और इरशाद के हमरा कबीर स्ट्रीट से उर्दू बाज़ार पहुँच गया। उर्दू बाज़ार में अली मोहम्मद की दुकान ढूंढने में मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। इस ज़माने में ये इलाका आजकल की तरह गुलशान आबाद और रश वाला नहीं होता था। तामीराती तोसी और आबादी की तेज़ी से बढ़ती हुई तादाद ने इन दिनों लाहौर के उर्दू बाज़ार को भी मछली बाज़ार की शक्ल दे दी है और इस पर मुस्तज़ाद ट्रैफिक का इज़्दिहाम। खुदा की पनाह अली मोहम्मद हमारी खातिर मदारात के मूड में नज़र आता था, लेकिन मैंने वाज़ेह अंदाज में कह दिया, फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं, पहले हम अपना अहम काम निपटाएंगे, इसके बाद खाने पीने के बारे में सोचा जाएगा। मेरे मंतकी अंदाज को देखते हुए उसने जल्दी से कहा, जो आपका हुक्म मलिक साहब। मुझे पता था आज आप आएंगे, इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए सवारी का बंदोबस्त कर रखा है। अली मोहम्मद की ये बात सुनकर मेरे जहन में भी आ गया था कि इसने हमारे लिए किसी सालिम टांगे का बंदोबस्त कर रखा होगा, लेकिन जब हम उसकी दुकान से निकले और मैंने उसे नीली फियाट कार की तरफ बढ़ते देखा तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि इस ज़माने में किसी किसी के पास मोटर कार हुआ करती थी। नीली फियाट कार में बैठकर मैं पूछे बिना ना रह सका, ये कार आपकी है? अपनी ही समझ लें मलिक साहब, वो मोतदिल अंदाज में बोला। ये कार मेरे एक करीबी दोस्त की है और हम एक दूसरे की चीज़ों को इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। दोस्ती इसी दर्जे की होनी चाहिए, मैंने मुस्बित अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। लापता मियां नज़ीर भी उसका गहरा दोस्त था और मैं उसकी गुमशुदगी का मुअम्मा हल करने गुजरानवाला से लाहौर आया हूँ। प्रोग्राम के मुताबिक मुझे 3 अफराद से पूछगछ करना है, मियां की बीवी नरगिस, मियां का मुलाजिम सुधीर और वो नाम नेहाद प्रोफेसर उल्वी। तो आप बताएं, हम इस नेक काम का आगाज़ कहाँ से करने वाले हैं? मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उसने पूछा, आपको यहाँ थाने भी तो जाना होगा मलिक साहब। थाने वाला काम मैं निपटा कर आया हूँ, मैंने कहा। मैं अभी थाने ही से होकर आ रहा हूँ और थाना इंचार्ज मुश्ताक बाजवा से मिलकर आया हूँ। ठीक हो गया, वो ड्राइविंग करते हुए रसानियत भरे लहजे में बोला।
पहले हम मियाँ साहब की दुकान पर चलते हैं, इसके बाद भाटी गेट में जाकर प्रोफेसर उर्वी से मुलाकात करेंगे और सबसे आखिर पर मियाँ साहब के घर का रुख करेंगे। शादमान कॉलोनी वैसे भी शहर के दूसरे हिस्से में है। अच्छी बात है, मैंने मुख्तसर जवाब देने पर इत्तेफाक किया। मियाँ मैकेनिकल वर्कर्स पर पहुंचने के बाद अब मेरी मौजूदगी में सुधीर और इरशाद का आमना सामना हुआ और मैंने सुधीर से पूछा कि क्या यही बंदा मियाँ नज़ीर को चौधरी हक नवाज से मिलवाने गुजरानवाला ले गया था? तो उसने बड़ा मायनेखेज जवाब दिया, नहीं जनाब, ये बंदा इरशाद नहीं है। अली मोहम्मद ने वहां पहुंचते ही सुधीर को मेरे बारे में मुख्तसरन बता दिया था और वो मेरी आमद के मकसद से भी आगाह था। इरशाद से उसकी नाशनासाई देखते हुए मैंने कहा, सुधीर, चौधरी हक नवाज का जो मुलाजिम लाहौर से ट्यूबवेल वगैरह का सामान लेने आता है वो इरशाद यही है और ये हमेशा नवाब ट्यूबवेल वालों से अपनी ज़रूरत का सामान लेकर जाता है। तुम पता नहीं कौन से इरशाद की बात कर रहे हो और इस इरशाद को तो मैं गुजरानवाला से अपने साथ लेकर आया हूँ, इसलिए यह गलत नहीं हो सकता। थानेदार साहब, सुधीर ने मिन्नत रेज लहजे में कहा, मैंने मरने के बाद अपनी कब्र में जाना है, ना कि किसी दूसरे की, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मियाँ साहब के पास जो इरशाद आया करता था ये बंदा वो नहीं है। आपकी मर्जी है कि आप मेरी बात का यकीन करें या ना करें। अगर आप कहेंगे तो मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को भी तैयार हूँ। मेरा मर्दम शनासी का तजुर्बा बता रहा था कि सुधीर मुझसे गलत बयानी नहीं कर रहा था। मैं चंद लम्हात तक टटोलने वाली नज़र से उसे घूरता रहा, फिर मोतदिल अंदाज में कहा, सुधीर, मैंने किसी कसम और किसी आजमाइश के बगैर तुम्हारी बात का यकीन कर लिया है। अब तुम अच्छी तरह सोचकर मुझे बताओ कि जो बंदा इरशाद बनकर इस दुकान पर आता रहा है उसका हुलिया क्या था, उसका कद काट, रंगत, जिसामत, उम्र, सब कुछ बता दो और इसके हवाले से जो भी तफसीलात हैं वो मुझे बताओ। बताता हूँ सरकार, वो थूक निकलते हुए बोला। इस इरशाद की उम्र 40 से कुछ ऊपर ही होगी। आंखें छोटी छोटी टिच बटन जैसी, चेहरे मोहरे से गोरा, कद बहुत कम, जिसे मोटा और तोंद बाहर को निकली हुई। इरशाद एक दराज कामत और दुबला पतला शख्स था। उसकी रंगत सांवली और उम्र 30 के करीब करीब थी और उसकी आंखें भी मुनासिब साइज की और वाज़ेह थीं। तब तो तुम्हारे पास आने वाला इरशाद वाकई कोई दूसरा ही बंदा होगा, मैंने सुधीर के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। क्या तुम्हें याद है कि वो इरशाद कब से इस दुकान पर आ रहा है? मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ साल भर पहले आया था और उसने हमारी दुकान से सामान लेना शुरू किया था, सुधीर ने मजबूत लहजे में बताया। आजकल की तरह शायद वो भी फरवरी ही का महीना था। तुम्हें यह भी याद होगा कि मियाँ साहब पहली बार जब गुजरानवाला गए थे और कब गए थे? मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा। इस दौरान में मैंने अपनी डायरी खोल ली थी और इरशाद से मुतालिक हासिल होने वाली मालूमात के अहम नुकात इस डायरी में दर्ज करता जा रहा था। खुसूसन सुधीर के इरशाद का हुलिया वगैरह मैंने बिल तफसील नोट कर लिया था। जी मुझे याद है, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। ये पिछले साल की बात है। दरअसल वो सर्दियों का महीना था। मियाँ साहब ने आकर मुझे बताया कि इधर किलत दीदार सिंह में गंदम की कटाई का काम जारी है। उन्होंने चौधरी हक नवाज के इखलाक और शराफत की भी बहुत तारीफ की थी। ख़ास तौर पर मियाँ साहब चौधरी साहब की मेहमान नवाजी से बेहद मुतासिर हुए थे। सुधीर, क्या कभी तुम्हारा गुजरानवाला जाना हुआ है? मैंने पूछा। नहीं थानेदार साहब, वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला। लाहौर से बाहर जाने का इत्तेफाक बहुत कम होता है। हमारे ज़्यादातर रिश्तेदार चूनिया और यहीं आसपास में रहते हैं। साल में एक आध बार मैं उधर का चक्कर लगा लेता हूँ। एक बार मैं कसूर तक भी गया हूँ। चूनिया कसूर एक ही रोड पर हैं और कसूर के बाद इंडिया का बॉर्डर आ जाता है। मियाँ साहब ने मुझसे वादा किया था कि वो किला दीदार सिंह में फलों के बागात लगाना शुरू करेंगे तो मुझे भी अपने साथ लेकर वहाँ जाएंगे। फलों के बागात पर याद आया, मैंने टटोलने वाले अंदाज में पूछा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मियाँ साहब ने चौधरी हक नवाज से वो 50 एकड़ ज़मीन कब खरीदी थी? अली मोहम्मद ने मुझे ज़मीन की खरीदारी के हवाले से जो दस्तावेज़ात दी थीं, इसके मुताबिक मज़कूरा ज़रई अराज़ी इसी साल में जनवरी को खरीदी गई थी। सुधीर ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पिछले साल अक्टूबर या नवंबर में चौधरी हक नवाज और मियाँ साहब के दरमियान बागात लगाने के मौजू पर बातचीत का आगाज़ हुआ था।
वो पुरसोच अंदाज में बोला। और बाकायदा सौदा जनवरी के आखिरी दिनों में हुआ है। मुझे तारीख याद नहीं है। हाँ, जनवरी का आधा महीना गुजरने के बाद की बात है। सुधीर, आखिरी मर्तबा तुमने चौधरी साहब के बंदे इरशाद को कब देखा था? मैंने मुतदिल अंदाज में सवाल किया। मेरा मतलब है कि इस दुकान पर आए से कितना अरसा हो गया है? इसी महीने की 4 तारीख को जनाब। तुम्हारा मतलब है कि 4 फरवरी? मैंने तस्दीक तलब नज़र से उसकी तरफ देखा। आज से 12वां दिन? जी जी बिल्कुल, वो अपने सर को तायदी अंदाज में हिलाते हुए बोला। और मियाँ साहब इसके ठीक 4 दिन बाद यानी 8 फरवरी को गुजरानवाला के नज़दीकी गांव किला दीदार सिंह गए थे और वो अभी तक वापस भी नहीं आए। इसने दिल गिरफ्ता लहजे में जवाब दिया। जी थानेदार साहब, मैं और बेगम साहिबा इनके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। आप किसी तरह मियाँ साहब को जल्दी से ढूंढ निकालें, यह आपका हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं सुधीर के खालिस जज्बात को बखूबी समझ और महसूस कर रहा था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं यहाँ मियाँ नज़ीर को बाजियाब कराने की खातिर ही गुजरानवाला से आया हूँ और मुझे यकीन है कि मैं बहुत जल्द मियाँ साहब का सुराग लगाने में कामयाब हो जाऊँगा। और ये सारी भाग दौड़ मैं तुम लोगों पर एहसान करने के लिए नहीं बल्कि अपना फर्ज समझकर कर रहा हूँ। बस एक दफ़ा वो बंदा मेरे हत्थे चढ़ जाए। अगर आपकी इजाज़त हो तो, वो हिचकिचाहट भरे लहजे में बोला। अगर वो दोबारा हमारी दुकान पर आए तो मैं इसे काबू करने की कोशिश करूं? नेकी और पूछ पूछ बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। सारे फसाद की जड़ वही बज़ात है और जहां तक मेरा दिमाग कहता है इसी कमीने ने अपने जैसे किसी दूसरे के साथ मिलकर एक मुनज़्ज़म साजिशी मंसूबे के तहत मियाँ साहब को नकली कागजात थमाकर इससे न सिर्फ 50,000 रुपये हथिया लिए हैं बल्कि इन्हें कहीं गायब भी कर दिया है। लिहाजा अब वो इधर का रुख नहीं करेगा और अगर बफर्ज़ मुहाल वो इधर या इस पूरे लाहौर में तुम्हें कहीं भी नजर आए तो मेरी तरफ से तुम्हें खुली छुट्टी है। तुम उसके हाथ पांव तोड़कर भी उसे अपने कब्जे में करने के लिए आज़ाद हो और इसके बाद तुमने इसे फौरन ही मकामी पुलिस के हवाले कर देना है। बाकी सब मैं संभाल लूँगा। आप इस सिलसिले में बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं मलिक साहब, वो जोश भरे लहजे में बोला। मैंने पूरे 12 साल मियाँ साहब का नमक खाया है। इनके साथ धोखा करने वाले की मैं हड्डी पसली एक कर दूंगा। शाबाश, तुम्हारी ये वलवला अंगेजी मुझे पसंद आई सुधीर। मैंने तौसीफी नज़र से उसे देखा। एक वफादार मुलाजिम को तुम्हारे ही जैसा होना चाहिए। मैं खुद भी इस मनूस को ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं इसकी शनाख्त के लिए तुम्हें गुजरानवाला बुला लूँगा। आओगे ना? आप एक बार बुलाएंगे, मैं 10 बार आऊँगा। वो अपने सीने पर हाथ रखकर बड़े अज़्म से बोला। मियाँ साहब के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मैंने सुधीर को ज़रूरी हिदायत दी और हम वहाँ से वापस आ गए। हमारी अगली मंजिल थी प्रोफेसर उल्वी का आस्ताना, उल्वी द ग्रेट बमकाम भाटी गेट। मैंने एक बात ख़ास तौर पर महसूस की कि जब से हमारे इरशाद का सुधीर से आमना सामना हुआ था वो चुप चुप सा था, जैसे गंभीर ख्यालों में डूबा हुआ हो। मैंने इसकी खामोशी का सबब जानना ज़रूरी समझा और कहा, इरशाद, तुम कहाँ खोए हुए हो? क्या बात है? क्या तुम्हें भूख लग रही है? इस वक्त दिन के 2 बज रहे थे और जाहिर है ये खाने का वक्त था। वैसे भी हम दोनों अलस सुबह गुजरानवाला से रवाना हुए थे और नाश्ते के नाम पर हमने बस गुजारा ही किया था। आपका अंदाज़ा एक हद तक तो दुरुस्त है थानेदार साहब, वो कार की खिड़की से बाहर देखते हुए बोला। इस वक्त मुझे ज़ोरों की भूख लगी है। और दूसरी क्या बात है? मैंने उसके जवाब के तनाजुर में सवाल किया। वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, मैं समझा नहीं जनाब। तुमने कहा ना कि एक हद तक मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है, यानी तुम्हें भूख तो लग रही है। मैंने वजाहत करते हुए कहा, दूसरी हद से मेरी मुराद ये है कि भूख के अलावा और क्या मकसद है। भूख तो इंसान को खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि वो अपने पेट की भराई के बंदोबस्त के लिए अपनी ज़बान और हाथ पाँव को हरकत में ले आता है। आप ठीक कहते हैं सरकार, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं कुछ और भी सोच रहा था। और क्या? मैं पूछे बिना न रह सका। आंखें तिज बटन जैसी, कद छोटा, बदन मोटा, पेट निकला हुआ। वो पुरख्याल अंदाज में बोला, उम्र 50 साल से ज़्यादा और रंग गोरा। ये तो इस बंदे की तफसीलात हैं।
जो चौधरी हक नवाज के मुलाजिम खास इरशाद की हैसियत से मियाँ मैकेनिकल वर्क्स पर जाया करता था। मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, यानी तुम्हारी हैसियत से? अभी थोड़ी देर पहले मियाँ नसीर के मुलाजिम सुधीर ने इस इरशाद का यही हुलिया बयान किया है। तुम इस चालबाज शख्स के बारे में क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है कि मैंने इस बंदे को कहीं देखा है, इरशाद ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में जवाब दिया, मगर याद नहीं आ रहा। कहाँ? उधर लाहौर ही में या गुजरानवाला में कहीं देखा है, मैंने इस्तफसार किया। मैं यकीन से नहीं बता सकता थानेदार साहब, वो बोला। जब सुधीर इस बंदे के बारे में बता रहा था तो मुझे इस वक्त ऐसा महसूस होने लगा था कि मैंने इस कदकाठ और हुलिये के बंदे को कहीं देखा है, मगर बावजूद कोशिश के भी मैं अभी तक ये याद नहीं कर पाया कि उसे कहाँ देखा है। तुम उसको याद करने की कोशिश को मुसलसल जारी रखो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जब किसी इंसान के पेट में चूहे दौड़ रहे हों तो इस इंसान की अकल दिमाग से निकलकर घुटनों और टखनों में जा सकती है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। आपने मेरे मसले को पकड़ लिया है। किसी भी मसले को पकड़ लेना काफ़ी नहीं होता इरशाद, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। इस मसले का हल निकालना भी ज़रूरी होता है, और मैंने तुम्हारे मसले का हल जामे सोच लिया है। वो क्या जी? इरशाद ने इज़्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया। इसी वक्त हमारी कार भाटी गेट पहुंच गई। मलिक साहब, अली मोहम्मद ने मुझसे मुखातिब होते हुए एक सिमत इशारा किया और मोतदिल अंदाज में बताया, वो रहा जनाब प्रोफेसर उल्वी का आस्थाना। कार को आप साइड में रोक दें, मैंने अली मोहम्मद से कहा, और उसने मेरे हुक्म की तामील कर दी। अली मोहम्मद, मैं अकेला ही प्रोफेसर के आस्थाने पे जा रहा हूँ, मैंने कहा। इस दौरान में आपने 2 काम करने हैं। वो हमतन गोश होते हुए बोला। जी मलिक साहब, हुक्म करें। यहाँ नज़दीकी एक वली कामिल हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी का मज़ार है, जो उर्फ़ आम में दाता दरबार कहलाता है, और यहाँ के मुर्ग छोले बहुत मशहूर हैं, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। आप दोनों वहाँ जाकर खाना खाएं, ये हो गया पहला काम। और दूसरा काम? लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक आसूदा सांस खारिज की और फिर बोला, खाना खाने के बाद आपने इरशाद को यादगार चौक लेकर जाना है, और वहाँ से इसे गुजरानवाला जाने वाली किसी भी बस पर सवार करना आना है। अलावाजी, इरशाद के टिकट के पैसे आप ही ने अदा करने हैं। आप मेरी बात समझ गए ना? बिल्कुल समझ गया जनाब, वो बोला। आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा, मगर मैं आपके साथ खाना खाने के बारे में सोच रहा था। मेरे साथ खाना खाने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, मैंने कहा। ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगा, वो फर्माबरदारी से बोला। तो फिर आप जाकर वो काम निपटा लें जो मैंने आपको बताया है, मैंने हतमी अंदाज में कहा। इस दौरान में मैं प्रोफेसर उल्वी से मुलाकात कर लेता हूँ। थानेदार साहब, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? इरशाद ने हिचकिचाहट आमेज़ अंदाज में मुझसे पूछा। नहीं तो, मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। क्यों, क्या हुआ? मैं आपके साथ आया था और आप मुझे अकेले ही वापस भेज रहे हैं, उसने कहा। इससे मुझे लगा कि शायद आप मुझसे खफा हो गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है इरशाद, मैंने उसकी तसल्ली की खातिर कहा। तुम्हें जल्दी वापस भेजने का मेरा एक ख़ास मकसद है। तुम्हारा जहन इस वक्त नकली इरशाद में उलझा हुआ है। तुम इस बहरूपिये के बारे में सोच रहे हो कि वो तुम्हें कब और कहाँ नजर आया था, और मैं तुम्हें इस नेक काम को जल्द से जल्द करने का मौका फराहम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बुजुर्गों से सुन रखा है कि 3 कामों के दौरान में भूली बिसरी चीज़ें खुद ब खुद याद आने लगती हैं। अव्वल इबादत, दोयम रफ़े हाजित, सोयम सफ़र। तुम लाहौर से गुजरानवाला तक के सफ़र में इस बहरूपिये के बारे में सोचोगे तो वो तुम्हें याद आ जाएगा। तुम कल किसी वक्त थाने आकर मुझे बता देना कि इस तजुर्बे का क्या नतीजा निकला। उसने उस बात में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। मैं नीली फ्यार्ड से नीचे उतर गया। अली मोहम्मद ने कार आगे बढ़ा दी। सुधीर ने धोखेबाज इरशाद की शख्सियत के हवाले से जो कुछ बताया था, इसकी तफ्तीशी मामलात में बहुत ज़्यादा अहमियत थी, और ये अहमियत इस वक्त मेरी निगाह में हज़ारों गुना बढ़ गई थी जब असली इरशाद ने अपने महसूसात का मुझसे इजहार किया था। अगर इसे ऐसा लग रहा था कि सुधीर के बयान करदा बंदे को उसने कहीं देख रखा है, तो यकीनन बार बार कोशिश करने से उसकी याददाश्त में कोई मुफीद और मुस्बित बात आ सकती थी। अगर मर्द मज़कूर मेरे हाथ एक बार लग जाता तो मैं इसकी ज़ुबान खुलवाने के बाद इस केस को चुटकी बजाते ही हल कर सकता था। इस ज़माने में भाटी गेट नामी इलाके में आवाम की तफरीह के 2 ही मराकज़ हुआ करते थे। नंबर 1 पाकिस्तान टॉकीज़, नंबर 2 मलिक थिएटर। इसके अलावा थोड़े फासले पर बाज़ार हुस्न भी वाक़ था।
मगर इधर का रुख मखसूस मिजाज और कुमाश के अफराद ही किया करते थे। आम पब्लिक का रुझान पाकिस्तान टॉकीज और मलिक थिएटर ही की तरफ था। उनकी नज़र में बाजार हुस्न के बारे में सोचना भी किसी गुनाह बेलज्जत से कम नहीं था। प्रोफेसर उल्वी का आस्थाना मलिक थिएटर के बगल में वाक़ था। जब मैं वहां पहुंचा तो प्रोफेसर उल्वी अपने आस्थाने में अकेला ही बैठा हुआ था। मैं इस वक्त चूंकि अवामी लिबास में था, इसलिए वो मुझे कोई साइल ही समझा। मैं उसके सामने जाकर बैठा तो उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ तो बताओ, तुम्हें कौन सी परेशानी यहाँ खींच कर लेकर आई है। प्रोफेसर उल्वी का आस्ताना रवायती आस्थानों के मानंद फर्शी नशिस्त का हामिल नहीं था, बल्कि इसने इसे एक ऑफिस की तरह मेज कुर्सी वगैरह से सेट कर रखा था। एक कुर्सी पर वो खुद बराए जमान था और दो कुर्सियां साइलिन के लिए मेज की दूसरी जानिब रखी हुई थीं, जिनमें से एक पर इस वक्त मैं प्रोफेसर के रूबरू बैठा हुआ था। मुझसे सवाल करने के बाद उसने हिसाब किताब की गर्ज से कागज कलम संभाल लिया। मेरा एक दोस्त अचानक गुम हो गया है, मैंने उसके इस्तफसार के जवाब में कहा। बस यही परेशानी है मेरी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दोस्त का आता पता लगाएं। तुम्हारा दोस्त कब से लापता है? उसने कागज पर कलम चलाते हुए पूछा। 8 फरवरी की सुबह से, मैंने बताया। ओह, तो इस वाक़ये को 1 हफ्ता गुजर गया है, उसने संजीदा लहजे में कहा। तुमने अपने दोस्त को कहाँ कहाँ तलाश किया है? हर जगह, मैंने गोलमोल जवाब दिया। थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, मगर अभी तक कोई मुस्बित जवाब सुनने को नहीं मिली। ये पुलिस वाले किसी काम के नहीं हैं, वो दो टोक अंदाज में बोला और कहने लगा, खैर अब तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आ गए हो। तुम्हारा वो लापता दोस्त जहाँ कहीं भी होगा, मैं इसे 24 घंटे के अंदर ढूंढ निकालूंगा। आपको तो पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेना चाहिए प्रोफेसर साहब। आपकी इनकी बदौलत उनके बहुत से पेचीदा केसेस चुटकी बजाते में हल हो सकते हैं। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर मुतदिल अंदाज में कहा। अब यही देख लें, जो काम वो लोग 8 दिन में नहीं कर सके, वो आप आइंदा 24 घंटे में करने वाले हैं। खैर से। उसने शक भरी नज़र से मुझे घूरा और रूखे लहजे में दरियाफ्त किया, क्या तुम्हें मेरी सलाहियतों पर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा ना होता तो मैं आपके पास चल कर ना आता, मैंने इसे बांस पर चढ़ाते हुए कहा। आप लाहौर शहर के जाने पहचाने और माने हुए आमिल कामिल हैं प्रोफेसर साहब, हर किस्म की काट और लौट पलट के माहिर। फिर मैंने सच के अंदर झूठ का तड़का लगाते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया। मेरे एक रिश्तेदार कदीर है जो गड़ीशाऊ में रहता है, उसने मुझसे कहा था कि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो आप ना कर सकें, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रोफेसर साहब। ओह ठीक, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मेरी वजाहत ने उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात सजा दिए थे। वो फिर गोया हुआ। तुम्हारे गुमशुदा दोस्त का नाम बमे वालिदा। मैं वालिदा? मैंने मसनूई उलझन का इजहार करते हुए कहा। हाँ, वो वजाहत करते हुए बोला, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे दोस्त और उसकी माँ का नाम क्या है। इसका पता लगाने के लिए मुझे इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। मैं आपको अपने दोस्त का नाम तो बता सकता हूँ, मगर उसकी माँ का नाम मुझे मालूम नहीं, और मुझे यकीन है कि आप उसकी माँ का नाम ज़रूर जानते होंगे। मेरे आखिरी जुमले ने प्रोफेसर उल्वी को चौंका दिया और उसने कड़े लहजे में इस्तफसार किया। तुम्हें ऐसा यकीन क्यों है? मुझे इस बंदे की माँ का नाम कैसे मालूम होगा? इसलिए कि, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में जवाब दिया, मेरा वो दोस्त आपका गहरा अकीदतमंद है और आपके पास आया करता था। कौन? वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला। तुम किसकी बात कर रहे हो? मियाँ नज़ीर की, मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया। मियाँ मैकेनिकल वर्क्स, ब्रांडवुड रोड, लाहौर वाले मियाँ साहब। ओह, तो तुम मियाँ साहब के दोस्त हो? वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला। मैं हर उस शख्स का दोस्त, मददगार और खैरख्वाह हूँ जो किसी भी किस्म की मुसीबत में घिरा हुआ हो, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। मेरा नाम सफदर हयात है। मैं ज़िला गुजरानवाला के एक थाने का इंचार्ज हूँ और मियाँ नज़ीर की गुमशुदगी वाले केस की तफ्तीश के सिलसिले में मुझे गुजरानवाला से लाहौर आना पड़ा है। उम्मीद है कि आप मेरी आमद का मकसद वजाहत के साथ समझ गए होंगे। मेरी असलियत का पता चलते ही वो पटरी पर आ गया। उसने मेरे इनकार के बावजूद भी जिद करके लाइट रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त कर दिया और मियाँ नज़ीर के हवाले से मुझे बताने लगा। मुझे मियाँ साहब की गुमशुदगी के बारे में इनकी बीवी नरगिस ने बताया था। उसने कहा, वो अक्सर मेरे पास आया करते थे और मुझे बहुत मानते थे। मैं भी इनके लिए सख्त परेशान हूँ। पता नहीं उधर गुजरानवाला में इनके साथ क्या हुआ है।
मैंने सुधीर से होने वाली मुलाकात और 50 एकड़ ज़रई अराजी के जाली कागजात वगैरह के बारे में प्रोफेसर को बताना ज़रूरी न समझा और कदरे तीखे लहजे में कहा, मुझे पता चला है कि मियाँ साहब ने आप ही के मशवरे पर गुजरानवाला के नवाही इलाके किला दीदार सिंह में फलों के बागात लगाने का फैसला किया था और इस सिलसिले में आपके वहाँ के चौधरी हक नवाज से 50 एकड़ ज़मीन भी खरीद ली थी। आपको ये बात किसने बताई है? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने सादा से लहजे में कहा, कौन सी बात? यही कि मियाँ साहब ने मेरे मशवरे पर वो ज़मीन खरीदी थी। किसी ने भी बताया हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। इससे चीज़ों के मायने बदल जाते हैं। हकीकत क्या है, आप अपनी ज़बान से बयान कर दें प्रोफेसर साहब, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। आपकी तरह मैं भी अपने दिल में मियाँ साहब के लिए हमदर्दी और मदद के जज्बात रखता हूँ, वो वजाहत करते हुए बोला। जब मियाँ साहब ने मुझे बताया कि वो किला दीदार सिंह में फलों के बागात लगाने का इरादा रखते हैं, तो मैंने दो टोक अंदाज में इनसे कह दिया था कि दुकानदारी की बनिस्बत खेती बाड़ी और ज़राअत ज़्यादा मुनाफा बख्श और इज्जत वाला पेशा है। अगर आपने फलों के बागात लगाने का फैसला कर ही लिया है तो फिर लाहौर के गिरदोनवा में ज़मीन देखें, इतनी दूर किला दीदार सिंह जाने की क्या ज़रूरत है? मेरी इस बात के जवाब में उन्होंने कहा कि चौधरी हक नवाज से मेरी दोस्ती हो गई है और मैंने बागात के लिए ज़मीन पसंद भी कर ली है। आप बस इतना बता दें कि इस काम में मुझे फ़ायदा होगा या नहीं। मैंने कह दिया कि अगर आपने अपनी इल्लत से जान नहीं छुड़ाई तो नुकसान के ज़्यादा इम्कानात हैं। मेरी ज़बान से ये कड़वा सच सुनकर वो चीं बजबी हुए, फिर मौजू बदलकर दूसरी बातें करने लगे थे। आपने अभी मियाँ साहब की किसी इल्लत का जिक्र किया है। इसकी बात मुकम्मल होने पर मैंने कहा, मैं इस बारे में जानना चाहूँगा। मियाँ साहब जुआ खेलने के शौकीन थे, प्रोफेसर उलवी ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया। वो बातों ही बातों में जिक्र कर चुके थे कि चौधरी हक नवाज के डेरे पर बड़े पैमाने का जुआ भी होता है और उन्होंने 50 एकड़ ज़मीन की जो कीमत अदा की है, इसमें से ज़्यादा रकम उन्होंने चौधरी के डेरे पर ही जीती थी। मियाँ साहब की बात सुनकर मेरे जहन में खतरे की घंटियाँ बजने लगी थीं और मैंने कोई हिसाब लगाए बगैर ही ये जान लिया था कि चौधरी हक नवाज कोई पुराना और तजुर्बेकार खिलाड़ी है। उसने मियाँ साहब को शिकार करने के लिए ये सारा खेल रचाया है और देख लें, मैंने कुछ गलत अंदाज़ा नहीं लगाया था। मियाँ साहब 50 एकड़ ज़मीन सब कुछ गायब हो चुका है। जब आपकी पिछली 7वीं और 8वीं हिस्स ने आपको बता दिया था कि किला दीदार सिंह में मियाँ नज़ीर के खिलाफ कोई घिनौनी साजिश की जा रही है, तो आपने अपने अकीदतमंद दोस्त को इस खतरे से आगाह क्यों नहीं किया था? मैंने तंजिया लहजे में कहा। इस मौके पर मियाँ साहब को समझाना आपका फ़र्ज बनता था। आप ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो शाकी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैंने अपना ये फ़र्ज़ अदा करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर ये बात आप भी मानते हैं कि जुआ, शराब और जिना की आदत ऐसी हैं कि इनमें मुब्तला शख्स किसी खैर खा की नसीहत पर कान नहीं धरता। जब मैंने ज़्यादा समझाने की कोशिश की तो मियाँ साहब ने मेरे पास आना ही छोड़ दिया। फिर एक रोज़ इनकी बीवी की ज़बानी मुझे पता चला कि वो पुरअसरार तौर पर कहीं गायब हो गए हैं। मकसूद मुग़ल और एहसानुल्लाह भी मियाँ साहब के लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं। ये मकसूद मुग़ल और एहसानुल्लाह कौन हैं? मैं पूछे बिना न रह सका। मियाँ साहब के पुराने ज्वारी साथी, प्रोफेसर उर्वी ने ड्रामाई अंदाज में जवाब दिया। मकसूद मुग़ल लक्ष्मी चौक में रहता है और एहसानुल्लाह की रिहाइश लोहारी गेट की तरफ है। ये सब लोग हफ्ते में एक बार मिल बैठकर जुआ खेलते थे। इन्होंने भी मियाँ साहब को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। लगभग 6 माह से उन्होंने मकसूद और एहसान के साथ एक भी बाजी नहीं खेली थी। इन्हें जैसे ही वक्त मिलता वो सीधे चौधरी हक नवाज के पास किला दीदार सिंह पहुंच जाते थे। आखिरी बार जब वो गए तो फिर वापस ही नहीं आए। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, मैंने उठकर खड़े होते हुए कहा। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं दोबारा भी आपके पास आऊँगा। मेरी ख्वाहिश है कि आप जल्द से जल्द मियाँ साहब का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएं। वो भी मेरी तकलीफ में खड़ा हो गया। मैं आपकी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करूँगा, मैंने कहा और प्रोफेसर से मुसाफा करके उसके आस्थाने से बाहर निकल आया। नीली फ़िएट मेरी मुंतज़िर थी। मैंने पैसेंजर सीट पर बैठने के बाद अली मोहम्मद से कहा, क्या आपने इरशाद को रवाना कर दिया? जी मलिक साहब, वो गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए बोला। बस पर सवार कराने से पहले मैंने उसे अच्छा खासा टाइट खाना भी खिला दिया है
اور اب ہماری باری ہے۔ کیسی باری؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ کھانے کی باری جناب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ 3 سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ پہلے میاں نصیر کی بیوی نرگس سے بات نہ کر لیں؟ اس کے بعد اطمینان سے کہیں بیٹھ کر پیٹ پوجا کریں گے۔ میں نے کہا، مجھے آج ہی واپس گجرانوالہ بھی جانا ہے اور مغرب کے بعد کوئی بس یا ویگن نہیں ملے گی۔ کھانا تو کسی بھی وقت کھایا جا سکتا ہے، مگر نرگس سے ملاقات زیادہ ضروری ہے۔ میں نے 50 ایکڑ زمین کے بوگس کاغذات بھی اس کے حوالے کرنا ہے۔ آپ کے یہ سارے کام اپنے وقت پر ہو جائیں گے ملک صاحب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ بھاٹی گیٹ سے اردو بازار زیادہ دور نہیں ہے، میں آپ کو اپنی دکان پر لے کر جا رہا ہوں۔ ہم وہیں بیٹھ کر تسلی سے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد شادمان کالونی کا رخ کریں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر آپ کو واپسی کے لیے کوئی سواری نہ ملی تو میں اسی کار میں آپ کو گجرانوالہ چھوڑ کر آؤں گا۔ علی محمد کی اس پرخلوص کوشش کو میں ٹھکرا نہ سکا اور اسے شرف میزبانی بخشنے کے لیے میں اس کی دکان کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ دوران سفر اس نے مجھ سے پوچھا، پروفیسر الوی سے کوئی کام کی بات معلوم ہوئی؟ جواب میں نے اسے میاں نصیر کی جوئے کی لت کے بارے میں بتایا۔ وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ہاں میں یہ بات جانتا ہوں۔ میں نرگس بھابھی کو اپنے ساتھ لے کر مقصود مغل اور احسان اللہ سے ملنے بھی گیا تھا۔ پروفیسر الوی نے آپ کو جو کچھ بتایا وہ غلط نہیں ہے۔ میاں صاحب نے جب سے قلعہ دیدار سنگھ کا رخ کیا تھا اور جانا شروع کیا تھا تو اپنے پرانے دوستوں کو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ وہ دونوں بھی میاں صاحب کی گمشدگی پر بہت پریشان ہیں۔ آپ کو جب میاں صاحب کی جوئے والی لت کا علم تھا تو آپ نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ باخدا اس میں میرا کسی ارادے یا بدنیتی کا دخل نہیں ہے ملک صاحب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ بس مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ میاں صاحب کی اچانک گمشدگی نے مجھے ذہنی طور پر خاصا منتشر کر دیا تھا۔ میرا زیادہ دھیان ان کی بازیابی پر لگا ہوا تھا، بس یہ بات ذہن سے اسی لیے نکل گئی۔ خیر ہے، جب انسان کا ذہن بیک وقت مختلف دشاؤں میں نبرد آزما ہو تو ایسی گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ کو اس حوالے سے معذرت پیش کرنے یا کسی قسم کے ذہنی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے میرے دل و دماغ کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے ملک صاحب، وہ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے تشکرانہ انداز میں بولا۔ آپ ایک عظیم انسان ہیں۔ میں نے علی محمد کی بات کے جواب میں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور میں نے چپ سادھ لی۔ رات کو میں کافی دیر سے سویا تھا، مگر صبح عادت کے مطابق وقت روز مرہ پر میری آنکھ کھل گئی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے ناشتہ کیا اور تیار ہو کر تھانے آ گیا۔ میرے جلدی آنے کی وجہ سے تھانے کا اسٹاف بھی خاصا مستعد اور چاق و چوبند رہتا تھا۔ میں نے حوالدار مرید حسین کو ضروری ہدایات دیں اور کانسٹیبل سلطان علی کو اپنے ساتھ لے کر قلعہ دیدار سنگھ کی جانب روانہ ہو گیا۔ گزشتہ روز گمشدہ میاں نصیر کی بیوی نرگس سے بہت ہی مختصر ملاقات ہو پائی تھی۔ نرگس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اسے 50 ایکڑ زمین کے جعلی کاغذات دینے کے بعد الف سے لے کر یہ تک تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا تو وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد گلوگیر آواز میں بولی تھی، تھانے دار صاحب، کسی بھی طرح کوشش کر کے آپ میاں صاحب کو ڈھونڈ نکالیں۔ اب تو آپ کو 2 پکے اشارے بھی مل گئے ہیں، ایک وہ بہروپیہ ارشاد جو چودھری حق نواز کا بندہ بن کر میاں صاحب سے ملتا رہا ہے، اور آپ کے علاقے کا کوئی ایسا زمیندار جو اپنے ڈیرے پر جوا کراتا ہو۔ پروفیسر الوی نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی، جوا کھیلنا میاں صاحب کا شوق ہے۔ ان کے ایک دم غائب ہو جانے کے بعد میں ان کے پرانے جواری ساتھیوں احسان اللہ اور مقصود مغل سے بھی جا کر ملی تھی، لیکن وہ بیچارے دونوں بھی بہت پریشان ہیں میاں صاحب کی گمشدگی کو لے کر۔ یہ ماننا پڑے گا کہ نرگس خاصی عقل مند عورت تھی۔ اس نے میاں نصیر کی بازیابی کے حوالے سے جن اشاروں کا ذکر کیا تھا وہ ایک طرح سے میری سوچ کی عکاسی کرتے تھے۔ ان لمحات میں بھی انہی خطوط پر فوکس کیے ہوئے تھا۔ میں بڑے بھرپور انداز میں نرگس کو تسلی دے کر اس کی کوٹھی سے نکل آیا تھا۔ وہ عالیشان کوٹھی نہر کے کنارے پر واقع شادمان کالونی میں تھی۔ نرگس ایک تعلیم یافتہ اور رکھ رکھاؤ والی 30 سالہ خاتون تھی۔ وہ میاں نصیر کی دوسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی صفیہ کا لگ بھگ 3 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ میں چونکہ نرگس کی طرف سے جلدی فارغ ہو گیا تھا، لہٰذا علی محمد کو مجھے گجرانوالہ چھوڑنے کی زحمت نہیں اٹھانا پڑی تھی۔ میں لاہور سے گجرانوالہ آنے والی آخری بس میں سوار ہو کر تھانے آ گیا تھا۔ چودھری حق نواز نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔
और मुझे अपने साथ हवेली के अंदरूनी हिस्से में ले गया। फिर हम आमने सामने बैठ चुके तो उसने इज़्तिरारी लहजे में कहा, मलिक साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आज आप ही की तरफ आने के बारे में सोच रहा था, जिसमें एक घंटे में बस मैं हवेली से निकलने ही वाला था। आपके चेहरे की चमक से तो लग रहा है कि आप मुझे कोई खास बात बताने वाले हैं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए टटोलने वाले अंदाज में कहा, आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है जनाब, वो जोशीले लहजे में बोला। मैं पहले आपकी खातिर तवाज़ो का बंदोबस्त कर लूँ, फिर सुकून से बात करते हैं। फिर मेरे मना करने के बावजूद भी वो एक मुलाजिम को बुलाकर अहकामात सादिर करने लगा। ठीक 10 मिनट के बाद मेरे सामने मेज़ पर अनवा व इक़साम की नेमतें सज चुकी थीं, जिसमें खातिर खा रिज़्क़ को ताज़ीम देते हुए मैंने चौधरी से कहा, आप बताएं वो कौन सी खास बात है। आपने मेरे मुलाजिम को सोचने और याद करने के काम पर लगा दिया था, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। इस अल्लाह के बंदे ने भूख प्यास और नींद को त्याग कर आखिरकार कामयाबी हासिल कर ही ली है। आप इरशाद की बात कर रहे हैं? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। क्या इरशाद को याद आ गया है कि वो बंदा उसे कब और कहाँ दिखाई दिया था जो इरशाद बनकर गुमशुदा मियाँ नसीर को धोखा दे रहा था? जी बिल्कुल, मैं इसी बंदे की बात कर रहा हूँ, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। उसका नाम परवेज़ है और लोग उसे पेजा कहकर पुकारते हैं और उसकी रिहाइश चंदा किले में है। चंदा किला लाहौर से गुजरानवाला आते हुए गुजरानवाला की हुदूद के आगाज़ पर वाक़ था। इसके बाद नहर अपर चनाब थी। नहर को अबूर करने के बाद कमोबेश 1.5 मील की दूरी पर मेरा थाना था। चंदा किला नामी वो गांव जीटी रोड की दोनों जानिब फैला हुआ था। जी, मैं इसी गांव का जिक्र कर रहा हूँ, चौधरी ने रसानियत भरे लहजे में जवाब दिया। चौधरी साहब, ये परवेज़ उर्फ पेजा लाहौर जाकर मियाँ नसीर की दुकान पर खुद को आपका मुलाजिम इरशाद बताता रहा है। मैंने चौधरी हक नवाज के चेहरे पर निगाह जमा कर मोतदिल अंदाज में कहा, गोया उसने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत आपके खिलाफ एक खतरनाक साजिश की है। आखिर इसे आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, चौधरी ने मुतसब्सब अंदाज में कहा। इस इलाके का चौधरी फरीद अहमद है और फरीद अहमद से हमारी करीबी रिश्तेदारी है। फरीद अहमद मेरे छोटे भाई अली नवाज का साला है। इसकी अकलौती बहन नादरा से अली नवाज की शादी हुई थी। ये ठीक है कि नादरा मुझे और मेरे बीवी बच्चों को पसंद नहीं करती, लेकिन फरीद अहमद के साथ हमेशा मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। इसके इलाके में बसने वाला एक मामूली सा इंसान मेरे खिलाफ ऐसी घिनौनी साजिश कैसे कर सकता है? कैसे, क्यों और कहाँ? इन अल्फाज के मुफस्सिल जवाब हासिल करने की साइंस है मेरे पास। मैं पेजा को आज ही गिरफ्तार करके अपने थाने के ट्रायल रूम में पहुंचाता हूं और इसकी ज़बान बहते पानी के मानिंद रवां हो जाएगी, मैंने ठोस अंदाज में कहा। इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप मेरे हर सवाल का सीधा और खरा जवाब देंगे। बेशक दूंगा, वो चटानी लहजे में बोला। आप पूछिए। मैंने पूछा, क्या आपको जुआ खेलने का शौक है? हरगिज़ नहीं, वो पूरी कतईयत से बोला। मैंने कभी ये काम नहीं किया। क्या आपके डेरे पर ऐसा कोई काम होता है? उसने शिद्दत से नफ़ी में सर हिलाया। अपने भाई अली नवाज के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने पूछा। वो उलझनज़दा लहजे में बोला, मैं समझा नहीं मलिक साहब। मतलब ये कि अली नवाज को जुआ खेलने की आदत है? मैंने वजाहत करते हुए कहा, और वो अपने डेरे पर जुआ कराता है? मलिक साहब, अब्बा जी की ज़िंदगी में हम दोनों भाई इसी हवेली में एक साथ मिलकर रहा करते थे। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला। इस दौरान में मैंने कभी अली नवाज में इस किस्म का कोई ऐब नहीं देखा। 3 साल पहले अब्बा जी फौत हो गए थे। इसके बाद अली नवाज ने अपनी बीवी की जिद से मजबूर होकर बंटवारे का मुतालबा किया और जब मेरे समझाने के बावजूद भी वो इसी बात पर अड़ा रहा कि हम दोनों भाई एक जगह नहीं रह सकते, तो ना चाहते हुए भी मुझे ये कड़वा घूंट पीना भी पड़ा। अब हम दोनों अलग हैं। अगर हमारे दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं तो खुदा न खास्ता दुश्मनी वाली बात भी कोई नहीं। मेरी मालूमात के मुताबिक अली नवाज खुद जुआ खेलता है और ना ही इसके डेरे पर ऐसी कोई सरगर्मी होती है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने अपनी सांस संवार की, फिर मुझसे पूछा, मलिक साहब, मैं जानना चाहूँगा कि इस केस में जुआ कहाँ से आन टपका? क्या इसका मियाँ नसीर की गुमशुदगी से कोई ताल्लुक वास्ता है?
بہت گہرا تعلق اور نہایت ہی اہم واسطہ ہے چودھری صاحب، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ میاں نذیر نے جس قلعہ دیدار سنگھ میں 50 ایکڑ زمین باغات کے لیے خریدی تھی، وہاں کے چودھری حق نواز اپنے ڈیرے پر جوا کراتے ہیں، جہاں میاں نذیر نے اچھی خاصی رقم جیتی بھی تھی۔ میں نے اپنے جواب میں کئی ایک الفاظ پر زور دیا تھا۔ میرے خاموش ہونے پر وہ معنی خیز انداز میں بولا، ساری بات سمجھ میں آ گئی ملک صاحب، میری ساکھ کو بٹا لگانے اور مجھے 50 ایکڑ اراضی کی جعلی فروخت میں ملوث کرنے کے لیے کسی چال باز شخص نے یہ سازشی کھیل رچایا ہے۔ جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر اندازہ لگائیں آپ سے اس قسم کی دشمنی کون کر سکتا ہے؟ میں نے چودھری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یقیناً پرویز اور پیجا کے پیچھے کوئی بہت ہی شاطر اور طاقتور شخص چھپا ہوا ہے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میرا دھیان کسی کی طرف نہیں جا رہا۔ آپ اپنے دماغ پر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں چودھری صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا، آپ کے دشمن کو تلاش کرنا میرا کام ہے۔ آپ بس مجھے اتنا بتا دیں کہ آلے دوالے کے گاؤں میں کون ایسا طاقتور انسان ہے جو زمیندار بھی ہو اور اسے جوئے وغیرہ کا نہ صرف شوق ہو بلکہ وہ اپنے ڈیرے پر اس کا اہتمام بھی کرتا ہو۔ چودھری فرید احمد کے بڑے بیٹے چودھری احسان کو جوئے کی لت ہے، اس نے بتایا۔ احسان کی عمر 30 کے قریب ہے اور وہ اپنے ہم کماش لوگوں کے ساتھ ڈیرے پر ایسی تفریحات کرتا رہتا ہے۔ ہم قلعہ دیدار سنگھ کی جگہ چندہ قلعہ اور چودھری حق نواز کی جگہ چودھری احسان احمد کو رکھ کر آگے بڑھتے ہیں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس حساب سے بیچارہ ارشاد بن کر پیجا میاں نذیر سے ملتا رہا اور پھر میاں نذیر کو چودھری حق نواز کی حیثیت میں چودھری احسان سے ملوا دیا۔ چودھری احسان نے چودھری حق نواز بن کر اپنا آپ کی فرضی شناخت اپنائی اور 50 ایکڑ آپ کی قانونی زرعی اراضی کو میاں نذیر کے ہاتھ جعلی دستاویزات بنا کر فروخت کر دیا۔ اگر یہاں تک میری یہ تھیوری درست ثابت ہوئی تو پھر میاں نذیر کا سراغ لگانے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں ملک صاحب؟ چودھری نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ پیجا کو گرفتار کرنے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا، اور اس مقصد کے لیے مجھے آپ کے ملازم ارشاد کی ضرورت پیش آئے گی کیونکہ وہ پیجا کو پہچانتا ہے۔ میں اور میرے تمام ملازمین آپ سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہم نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے، میری خواہش ہے کہ میاں نذیر کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بھی ازالہ ہو اور میں بھی یہ جان سکوں کہ میرا دشمن کون ہے اور کیوں ہے۔ ایسا ہی ہوگا چودھری صاحب، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ وہ احترام بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا اور میں حویلی سے تھانے روانہ ہو گیا۔ پیجا کی گرفتاری کے لیے میں نے ایک خاص حکمت عملی سے کام لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس کام کے لیے ہم نے ارشاد کے ایک دوست کا استعمال کیا۔ خالد نامی وہ شخص کسی بہانے پیجا کو گاؤں سے باہر جی ٹی روڈ تک لے کر آیا تھا، جہاں درختوں کے ایک جھنڈ میں اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ آج کل بھی جی ٹی روڈ کی دونوں جانب آپ کو قدامت درختوں کی ایک کبھی نہ ختم ہونے والی قطاریں دیکھنے کو ملیں گی، لیکن اس زمانے میں درختوں کی بہتات کسی جنگل کا سماں پیش کرتی تھی، اس لیے چھپنا بہت آسان ہوا کرتا تھا۔ جب پولیس اپنے مطلوبہ مجرم پر پکا ہاتھ ڈالے تو پھر اس کی زبان کھلوانے میں کسی دقت یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ میں نے پیجا کو لگ بھگ مغرب کے وقت حوالدار مرید حسین کے سپرد کیا تھا۔ ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد حوالدار نے آ کر مجھے بتایا کہ اس نے ٹیپ ریکارڈر کی مرمت کر دی ہے، میں جب چاہوں اسے بجا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لے آؤ اسے میرے پاس، میں بھی تو دیکھوں کہ اس میں سے کس درجے کا سر سنگیت خارج ہو رہا ہے۔ حوالدار اچھا جی کہتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ 2 گھنٹے میں مرید حسین نے پیجا کی ایسی حالت بنا دی تھی جیسے وہ کئی روز سے پولیس کی تحویل میں زیر تفتیش رہا ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، دیکھو پیجا، حوالدار ضد کر رہا ہے کہ میں آج کی پوری رات تمہیں اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں، صبح تک وہ تمہارے اندر سے ایک ایک بات کھود کر نکال لے گا۔ اگر میں صبح تک زندہ رہوں گا تب نہ۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فریادی لہجے میں بولا، آپ کا یہ حوالدار کسی قصاب سے کم خطرناک اور بے رحم نہیں ہے۔ ہاں، وہ ایسا ہی جلاد ہے، اس کے قبضے میں آیا ہوا بندہ موت کی دعائیں مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں نے پیجا کے ڈر میں اضافہ کرنے کی غرض سے کہا، میں نے تم پر خواہ مخواہ مہربانی نہیں کی، اس کے بدلے میں مجھے تمہارا دیانت دارانہ تعاون چاہیے۔
पेजा को मेरे कमरे में पहुंचाने के बाद मुरीद हुसैन वापस चला गया था, इसलिए पेजा ने हवलदार के खिलाफ जबान खोलने की जुर्रत भी की थी। वो मेरी बात के जवाब में मिन्नत रेज लहजे में बोला, थानेदार साहब, मैं आपसे हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, बस आपने मुझे हवलदार के पास नहीं भेजना। आप जो भी पूछेंगे मैं 16 आने सच ही कहूँगा। देखता हूँ कि तुम अपने वादे में कितने सच्चे हो, मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ते हुए कहा। फिर पूछा, तुम चौधरी हक नवाज के मुलाजिम इरशाद की हैसियत से लाहौर वाले मियाँ नज़ीर को क्यों मिलते रहे हो और क्यों बेवकूफ़ बनाते रहे हो? मुझे बताओ, तुम्हारी चौधरी हक नवाज या मियाँ नज़ीर से क्या दुश्मनी थी? कोई नहीं थी, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं तो बस हुक्म का गुलाम हूँ थानेदार साहब। तुम किसके हुक्म के गुलाम हो? छोटे चौधरी साहब का जनाब, उसने बताया। छोटे चौधरी मतलब चौधरी अली नवाज? मैंने तेज लहजे में दरियाफ्त किया। नहीं सरकार, मैं चौधरी एहसान साहब की बात कर रहा हूँ, वो वजाहत करते हुए बोला। ओह, तुम चौधरी फरीद अहमद के बड़े बेटे एहसान अहमद का जिक्र कर रहे हो, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा और पूछा, चौधरी एहसान को मियाँ नज़ीर या चौधरी हक नवाज से क्या तकलीफ थी? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता थानेदार साहब, वो बेबसी से बोला। मुझसे चौधरी एहसान ने जो कहा वो मैंने कर दिया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। तुम ये तो तस्लीम करते हो ना कि इरशाद का नाम इस्तेमाल करके तुमने मियाँ नज़ीर से दोस्ती की, फिर इसे बहला फुसलाकर चंद अकेला ले आए और चौधरी एहसान से मिलवाकर मियाँ की चौधरी से दोस्ती करवा दी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मियाँ नज़ीर को बताया कि ये इलाका किला दीदार सिंह है और चौधरी एहसान को तुमने चौधरी हक नवाज की हैसियत में मियाँ नज़ीर से मुतारिफ कराया था? जी, मैं मानता हूँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता और ये सब भी मैंने छोटे चौधरी के कहने पर किया है। क्या तुम जानते हो कि चौधरी एहसान ने चौधरी हक नवाज बनकर मियाँ नज़ीर से 50,000 रुपये हथिया कर 50 एकड़ ज़मीन के जाली कागजात उसे थमा दिए थे? मैंने सपाट आवाज़ में पूछा। और 8 फरवरी को जो मियाँ नज़ीर यहाँ आया तो इसके बाद पलटकर वापस लाहौर नहीं गया था। ज़मीन की खरीदो फरोख्त और जाली कागजात वाले मामले की मुझे कोई खबर नहीं है, वो मजबूत लहजे में बोला। बाकी मैंने 8 फरवरी वाले दिन मियाँ नज़ीर को इस इलाके में देखा था, वो चौधरी एहसान के डेरे की तरफ गया था। वो जब भी यहाँ आता था तो चौधरी की उसकी मुलाकात डेरे पर ही होती थी। मैं तो ये समझ रहा था कि वो वापस लाहौर चला गया होगा, मगर आप बता रहे हैं कि वो 8-9 दिन से लापता है। ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है। अगर तुम चौधरी एहसान या इसके बाप चौधरी फरीद की चौधरी हक नवाज से दुश्मनी के बारे में कुछ जानते हो तो मुझे अभी बता दो, मैंने कदरे नर्म लहजे में कहा। मैं तुम्हें इस झमेले से निकाल लूँगा, लेकिन अगर बाद में मुझे पता चला कि तुमने कोई अहम बात मुझसे छुपाई है तो समझ लो मैं तुम्हें फांसी की सज़ा या फिर उम्र कैद दिलवा कर ही रहूँगा। वो मेरे कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोला। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता थानेदार साहब, आप चाहें तो मैं अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खाने को तैयार हूँ। उठकर खड़े हो जाओ, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। तुमने मुझे सब कुछ सच बताया है, इसलिए कसम खाने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसकी तसल्ली की खातिर कहा और पूछा, मुझे बताओ, क्या बड़ा चौधरी फरीद अहमद इस बात से वाकिफ़ है कि तुमने चौधरी एहसान के कहने पर मियाँ नज़ीर से फरेब और मक्कारी का खेल खेला है? मेरा ख्याल है कि बड़े चौधरी साहब इस बारे में कुछ नहीं जानते, वो गहरी संजीदगी से बोला। बाप बेटे में बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। चौधरी एहसान अपनी फूफी नादरा के बहुत करीब है और नादरा की कोई बात वो टालता नहीं। पेजा के इस तवील इंटरव्यू में बिलाखिर मुझे काम की एक बात मिल ही गई। नादरा का नाम सामने आते ही सब कुछ रोज़े रोशन के मानिंद मुझ पर आया हो गया था। नादरा चौधरी हक नवाज और उसके बीवी बच्चों से शदीद नफरत करती थी। ये मुमकिनात में था कि उसने अपने भतीजे चौधरी एहसान के साथ मिलकर चौधरी हक नवाज के खिलाफ ये घिनौनी साजिश तैयार की हो ताकि वो कानून की गिरफ्त में आ जाए और बाकी की ज़मीन और जायदाद भी मुतनाज़ा होकर रह जाए। मैंने परवेज़ और पेजा को सुल्तानी गवाह बनाकर इसका बयान हल्फी कलमबंद कर लिया। फिर इस बयान की रोशनी में पहले चौधरी एहसान और उसके बाद इसकी फूफी नादरा को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों अफराद की गिरफ्तारी कोई आसान काम नहीं थी, मगर मैं भी ठहरा एक मुश्किल पसंद। मैंने चौधरी फरीद अहमद और चौधरी अली नवाज की धमकियों को अपनी जूते की नोक पर मारते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और बाद में इनकी ज़बानों से सच भी उगलवा लिया। हैरत की बात थी कि चौधरी फरीद अपने बेटे और चौधरी अली नवाज अपनी बीवी के इस खुफिया जॉइंट एडवेंचर से कतई नावाकिफ़ थे।
मेरी कामयाबी पर 2 अफराद सबसे ज़्यादा खुश थे। नंबर 1 चौधरी हक नवाज, क्योंकि मैंने इस साजिश को बेनकाब करके इसे जलील और रुस्वा होने से बचा लिया था। नंबर 2 मियां नज़ीर। जी हाँ, मियां नज़ीर को चौधरी एहसान ने चारे वाले गोदाम में कैद कर रखा था। प्रोग्राम के मुताबिक चौधरी हक नवाज की गिरफ्तारी के बाद मियां नज़ीर को कत्ल करके किला दीदार सिंह के इलाके में फेंकवा दिया जाना था। बहरहाल, जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे के मुस्ताक। मियां नज़ीर की ज़िंदगी के दिन अभी पूरे नहीं हुए थे कि मैंने उसे जिंदा बाजियाब करा लिया था। हाँ, एक तीसरा इंसान भी मेरी कामयाबी पर बेहद खुश और मेरा शुक्रगुजार था, और वो थी मियां नज़ीर की बीवी नरगिस। मैं मियां नज़ीर को अपने साथ लाहौर लेकर गया था, क्योंकि वहाँ की कानूनी कार्रवाई बाकी थी। इस मौके पर मियां नज़ीर मुझे इसरार करके अपने घर ले गया था, और वहाँ पर मियां साहब की बीवी ने और मैंने और मियां साहब ने बाहमी गुफ्तगू करी। तो नरगिस ने कहा कि हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं।